आज के क्लास में हम लोग अपने क्लास 7 के साइंस में एक और नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये हमारे क्लास 7 के साइंस में चैप्टर नंबर 8 होने वाला है। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। पहला हम लोग बात करेंगे विंड्स के बारे में, उसके बाद स्टॉर्म्स के बारे में और उसके बाद फिर साइक्लोन के बारे में। तीनों क्या होता है, कैसे काम करता है ना, क्या क्या पढ़ना है, इन सभी के अंदर सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपना इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। चैप्टर को शुरू किया जाए तो ध्यान से आपको सुनना है। यहाँ पे जो बगल में आपको पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर को अभी आपको नहीं देखना है क्योंकि जो पिक्चर है एक एक्टिविटी का है। वो जब एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे तो फिर इस पिक्चर को हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल आपका ध्यान इधर कंटेंट पे होना चाहिए, क्या इधर लिखा हुआ है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में है विंड का डेफिनेशन। विंड, कई बार हम लोगों को वर्ड सुनने को मिलता है कि आखिर विंड क्या है। तो विंड कुछ नहीं है, बहता हुआ हवा को ही हम लोग कहते हैं विंड, बस। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, विंड का डेफिनेशन। विंड का डेफिनेशन लिखा हुआ है द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। मतलब यदि हवा बह रहा है तो उसको हम लोग कह देते हैं विंड। उसको एयर नहीं कहेंगे, उसको फिर क्या कहेंगे, विंड कहेंगे। हाँ, पंखा जब चलता है तो हवा आपको दिखता है, मूव करता है, तो अब फिर आपको एक ठंडापन महसूस होता है, तो वो हमारा फिर एयर नहीं होगा बल्कि वो क्या हो जाएगा, अब विंड हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में एक ही पॉइंट लिखा हुआ है, विंड का डेफिनेशन। तो विंड का सिंपल सा मतलब हुआ मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मतलब यदि हवा बह रहा है, मूव कर रहा है, तो फिर वो हमारा विंड कहलाएगा। सिंपल, ठीक है। आगे अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इसमें ये बोला गया है कि एयर जो है प्रेशर लगाता है। क्या सही बात है, बताओ? क्या हवा किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगा सकता है? लगाता है, बिल्कुल लगाता है। वही चीज हम लोग इसमें समझेंगे और इसका एक्टिविटी भी एक करेंगे तो हम लोग को वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ इसमें देखा जाए। सबसे पहला एयर एक्सर्ट्स प्रेशर टॉपिक में लिखा हुआ पहला पॉइंट कि द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, मतलब हवा भी प्रेशर किसी न किसी चीज पे, किसी चीज पे नहीं बल्कि हर चीज पे हवा एक प्रेशर लगाता है। जैसे हम लोग अपने क्लासरूम में बैठे हुए हैं, इस क्लासरूम में हवा है, एयर है, वो एयर हमारे बॉडी के ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है, लेकिन हमारा बॉडी फिर पिचक क्यों नहीं रहा है, हमारा बॉडी चिपक क्यों नहीं जा रहा है, आपस में सिक्योर क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्रेशर जो भी है बहुत कम प्रेशर है। क्या है? बहुत कम प्रेशर है, जिसके वजह से हमारे बॉडी पे कोई असर नहीं देखने को पड़ता है। ठीक ना? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हवा भी हर चीज़ों के ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव डालता है, लेकिन वो प्रेशर हम लोगों को फील क्यों नहीं होता है? हम लोगों को वो प्रेशर इसलिए फील नहीं होता क्योंकि हमारे बॉडी के लिए वो प्रेशर बहुत ही कम प्रेशर होता है। वही यदि प्रेशर ज़्यादा होता तो फिर हमारा बॉडी भी पिचक जाता। ठीक ना? खैर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हवा प्रेशर कैसे लगाता है उसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे इस पिक्चर में, जब हम लोग एक्टिविटी को यहाँ पे पढ़ेंगे तब। ठीक है, खैर आगे अभी फिलहाल हमारा पॉइंट है, बस उसको आप समझते चलिए। तो हवा क्या करता है? प्रेशर लगाता है। आगे, इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग्स फ्लोटर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। यदि हवा प्रेशर नहीं लगाता, हवा के वजह से यदि प्रेशर नहीं लगता, तो क्या हवा चलने के वजह से क्या आपको कभी पेड़ का जो पत्ता वगैरह है वो हिलता हुआ दिखता? कभी कभी नहीं दिखता। उसी प्रकार से रोड पे जो अलग अलग प्रकार के बैनर लगे हुए होते हैं, पोस्टर लगे हुए होते हैं, क्या वो आपको हिलते हुए दिखते कभी? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरीके से फ्लैग, झंडा, क्या वो लहराता हुआ दिखता कभी आपको? नहीं दिखता। मतलब पेड़ का पत्ता हिल रहा है, झंडा लहरा रहा है, बैनर रोड पे जो लगे हुए हैं वो हिल रहे हैं हवा के वजह से। इसका मतलब है कि हवा उन सभी के ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है। कई बार जब आंधी तूफान में हम लोग फंस जाते हैं तो आंधी तूफान इतना ज़्यादा होता है कि वो आंधी तूफान हम लोगों को भी धकेल देता है कि नहीं? तो वहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोगों को बॉडी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिलता है, उसका फ़र्क हम लोगों को पड़ता है। समझ में आ रही है बात? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हवा भी एक प्रेशर लगाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडेड अकम्पेन्ड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। अब जैसे एक बात देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, जैसे गर्मी का टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के टाइम पे हम लोग फैन को ऑन करते हैं। इसका मतलब क्या है, अच्छा एक बात बताओ, गर्मी के टाइम पे क्या होता है, हमारे आसपास एयर प्रेशर जो होता है ना वो बहुत कम होता है। गर्मी के टाइम पे हमारे आसपास एयर का जो प्रेशर होता है, एयर का जो दबाव होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि हमारे आसपास हवा होता ही नहीं है उतना ज़्यादा, इसीलिए हम लोगों को गर्मी लगता है। लेकिन जब आप फैन को ऑन करते हैं तो फैन क्या कर देता है, फैन बेसिकली हवा को बहुत तेजी से मूव करवाता है, जिसके वजह से हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, और वही प्रेशर जब हमारे बॉडी से टकराता है, यानी कि वही हवा जब हमारे बॉडी से टकराता है तो फिर हम लोगों को ठंडा महसूस होता है। समझ में आ रही है बात, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि जब आपको गर्मी लगने लग जाए तो समझ जाना कि हवा का प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो वही आप जब फैन को ऑन कर देते हैं, एसी को ऑन कर देते हैं, तो वो क्या करता है, हवा के प्रेशर को बढ़ा देता है और आपके बॉडी को फिर एक ठंडा ठंडा हवा लगता है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि प्रेशर एयर में का बढ़ गया और आपको ठंडा लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिधर हवा कम रहता है उधर की ओर ही हवा जल्दी बहता है। जैसे मान लीजिए सपोज करो कि ईस्ट और वेस्ट हम लोग दो डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। ईस्ट में हवा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वेस्ट में हवा बहुत है, एयर है अच्छा खासा है। तो बताओ हवा किधर से किधर जाएगा, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट। एक बार फिर से समझ लो, ईस्ट की ओर हवा नहीं है, मतलब कि वहां पे हवा नहीं है, इसका मतलब है कि एयर का प्रेशर वहां पे क्या होगा बताओ, बहुत लो होगा, हवा है ही नहीं वहां पे। लेकिन वेस्ट साइड में हवा बहुत ज्यादा है, इस हवा बहुत ज्यादा वेस्ट साइड में, इसका मतलब वहां पे एयर का प्रेशर ज्यादा है। तो बताइए हवा किधर से किधर मूव करेगा, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। हमेशा ध्यान रखना है कि एयर हमेशा मूव करता है ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर। तो हवा हमारा बेसी था किधर बताओ, वेस्ट की ओर, कम किधर था, ईस्ट की ओर। तो हवा हमेशा हमारा वेस्ट से ईस्ट की ओर आके मूव करेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो। जैसे यहाँ पे ईस्ट की ओर हवा कम था, हवा कम का मतलब है कि ईस्ट की ओर एयर प्रेशर क्या है हमारा, कम है। उसी प्रकार से वेस्ट की ओर हवा ज्यादा है, इसका मतलब है कि वहां का एयर प्रेशर ज्यादा है। तो हवा का जो मूवमेंट होगा, हवा जो मूव करेगा वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करेगा। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर से हवा किधर जाएगा, लो प्रेशर की ओर जाएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे चलते फिरते भी लोग पूछ लेते हैं कि एयर हमेशा किधर से किधर मूव करेगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि ज्यादा जिधर हवा है उधर से बह के कम हवा जिधर है उधर की ओर वो जाएगा। लेकिन इसके लिए अच्छा वर्ड क्या रहेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है ना। यानी कि हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर जिधर रहेगा उधर की ओर ही हमारा हवा बहता है। आगे, द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। अब देखो ईस्ट में हवा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वेस्ट में हवा बहुत ज्यादा है। तो बताओ दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया ना। ईस्ट में हवा बिल्कुल ही नहीं है और वेस्ट में हवा बहुत ज्यादा है। तो बताओ दोनों के बीच में जो फर्क है वो बहुत ज्यादा हुआ कि कम हुआ, बहुत ज्यादा हो गया ना प्रेशर, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो इस केस में हवा वेस्ट से ईस्ट की ओर बहुत तेजी में भागेगा, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं अब कि ईस्ट की ओर हवा जो है ना वो 50% है और वेस्ट की ओर हवा 100% है। तो क्या अभी भी हमारा हवा वेस्ट से ईस्ट की ओर उसी रफ्तार से भागेगा जैसे पहले भागा था? नहीं, अब थोड़ा सा उसका रफ्तार क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसमें दो बातें आपको ध्यान रखने हैं, दो तीन बातें बेसिकली ध्यान रखने इस टॉपिक में। एयर एग्जर्ट्स प्रेशर वाले टॉपिक में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज कि हवा भी हर चीज के ऊपर प्रेशर लगाता है, ये पहला बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात का ध्यान रखना है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की ओर मूव करेगा हमेशा। तीसरा बात क्या ध्यान रखना है कि यदि हवा के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब एक तरफ हवा बिल्कुल ही नहीं है और एक तरफ हवा बहुत ही ज़्यादा है, तो दोनों में फ़र्क क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया ना हवा का। तो उस केस में जिधर हवा है उधर से हवा निकल के जिधर हवा नहीं है उधर की ओर जाएगा बहुत ही तेजी में, ठीक। लेकिन मान लीजिए कि एक तरफ हवा 50% है और एक तरफ हवा 100% है, तो क्या इस केस में भी 100% वाला हवा 50% की ओर उसी रफ्तार से जाएगा या धीरे हो जाएगा? थोड़ा धीरे हो जाता है, ठीक ना। मतलब हवा के बीच में जितना डिफरेंस रहेगा उतना ही तेजी में हवा हमारा मूव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एयर एग्जर्ट्स प्रेशर वाला टॉपिक कंप्लीट। लेकिन ध्यान रखना ये तो हमारा मेन टॉपिक हो गया, इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक आपको मिलेंगे। टॉपिक नहीं है, बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम लोग को एक एक्टिविटी डिस्कस करना है। तो आइए हम लोग एक एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं और इस एक्टिविटी के लिए आपको ये वाला पिक्चर देखना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी के लिए हम लोगों को ये पिक्चर भी देखना है। ये पिक्चर कहाँ का है? एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। अब ये पिक्चर क्या कहता है, क्या एक्टिविटी में, सब कुछ समझते हैं। एक्टिविटी में, हालांकि एक्टिविटी में जो सबसे पहला चीज़ लिखना होता है हर एक्टिविटी में, वो लिखना होता है एम। एम यानी कि आप इस एक्टिविटी में क्या दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन हालांकि एक्टिविटी लिखने का तरीका ही होता है, लेकिन हर एक्टिविटी में हमने ऐसे नहीं लिखा है क्योंकि एक्टिविटी कई सारे हैं। तो बस हर एक्टिविटी का जो मेन बात है वो हमने यहाँ पे लिखा है। लेकिन हाँ, एक एक्टिविटी का पूरा चीज़ हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको बताया जा सके कि एक्टिविटी लिखना कैसे है। जैसे इस एक्टिविटी को आप एक बार देखना पहले कि इस एक्टिविटी में क्या प्रोसेस फॉलो किया गया एक्टिविटी को लिखने के लिए। उसके बाद जब हम लोग इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 8.2, 8.3, 8.4। इन सारे एक्टिविटी में सारा प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है, लेकिन जब आप इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो वो सारा प्रोसेस, सारा स्टेप आप खुद भी लिख लेंगे जो कि हमने इस पहले वाले एक्टिविटी में लिखा है, ठीक ना। तो ध्यान रखना, पहले वाले एक्टिविटी में हमने पूरा प्रोसेस के साथ बताया है आपको कि पहले एक्टिविटी में क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, ये सब चीज़। और बाकी सारे एक्टिविटी में हमने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो वहाँ पे आपको सब कुछ लिखना है, एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ये सब कुछ वहाँ पे आपको लिखना है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो हमने वहाँ पे जरूर लिखा है, ठीक है। तो देखते हैं, और ये यही एक्टिविटी से, पहला वाला एक्टिविटी से आप पैटर्न समझ लो कि एक्टिविटी कैसे लिखना होता है। कई बार टीचर पूछ देते हैं, या फिर कई बार एग्जाम में दे देंगे, या फिर कई बार होमवर्क भी दे देते हैं टीचर कि एक्टिविटी लिख के आना, एक्टिविटी नंबर 8.1, 8.2, इस प्रकार से। तो एक्टिविटी लिखने का जो सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले उस एक्टिविटी का लिखो एम। एम का मतलब हो गया कि उस एक्टिविटी में क्या शो करना है आपको। तो क्या शो करना है हमको इस एक्टिविटी में? टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इस एक्टिविटी में हमको ये दिखाना है कि एयर भी प्रेशर लगाता है, यानी कि हवा भी प्रेशर को लगाता है। यही हमको इसमें साबित करना है, दिखाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एम। अगला है मटेरियल रिक्वायर्ड। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो देखते हैं क्या क्या चाहिए होगा। टीन कैन विथ लीड। आपको एक टीन कैन चाहिए होगा, यानी कि एक डब्बा चाहिए होगा टीन का, कोक का ले सकते हो, ठीक ना। तो एक आपको टीन का डब्बा चाहिए होगा, उसका ढक्कन भी होना चाहिए आपके पास, ठीक ना। वही लिखा हुआ है टीन कैन विथ लीड, यानी कि एक टीन कैन चाहिए आपको, उसमें ढक्कन भी होना चाहिए। उसके बाद वाटर चाहिए, कैंडल फ्लेम चाहिए, कैंडल फ्लेम का मतलब जलता हुआ कैंडल चाहिए आपके पास, होना चाहिए। एंड मेटेलिक वेसल, और आपके पास एक मेटल का बर्तन होना चाहिए, ठीक है। तो ये मटेरियल हमारा इसमें लगेगा इस एक्टिविटी को करने के लिए। आगे प्रोसीजर। अब प्रोसीजर का मतलब हो गया कि आपको करना क्या क्या इस एक्टिविटी में, क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे आप। पहला चीज, ध्यान से बस आपको सुनना है और इमेजिन करना है, जो हम आपको बोलेंगे उसको ध्यान से सुनना है बस, ठीक है। देखो पहला चीज, टेक अ टीन कैन विथ अ लीड। मतलब आप एक टीन कैन लो जिसके पास ढक्कन होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पास एक कैन लेना है, ढक्कन मतलब डब्बा लेना है, जिसको, जो डब्बा कैसा होना चाहिए, टीन का बना होना चाहिए और उसका एक ढक्कन भी होना चाहिए। ले लीजिए उसको। आगे, फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। ढक्कन को खोलिए, उस कैन में लगभग आधा कैन पानिया भर दो और फिर ढक्कन को टाइटली लगा दो, ठीक है। तो उस कैन के डब्बे को
टीन का जो कैन है उसको आप आधा पानी से भर दो, ठीक ना। आगे, हीट दी कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल दी वाटर बॉइल्स, और कैंडल फ्लेम यानी कि जो मोमबत्ती हमारा है उसके ऊपर आप उस कैन को रख दो, तब तक रखो जब तक कि वो बॉयल ना हो जाए। कैंडल के ऊपर रखने का मतलब है कि आप इस प्रकार के चीज़ों पे भी रख सकते हो, जो कि आपके पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है। अब कैंडल के ऊपर कैसे रखोगे आप, है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं बर्नर। क्या बोलते हैं? बर्नर। तो इसके ऊपर भी आप रख सकते हो, पिक्चर में साफ साफ दिख रहा है, ठीक ना। तो आप इस कैन को इसके ऊपर रखो और बॉयल करो इसको, तब तक बॉयल करो जब तक कि ये बॉयल स्टार्ट ना हो जाए। मतलब एक बार जब बॉयल स्टार्ट हो जाए, मतलब जब एक बार ये बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा फिर इसको छोड़ देना है। आगे, लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स, ब्लो आउट द कैंडल। मतलब कैंडल को जलाइए, कहने का मतलब इस पहले बर्नर को आप जलाओ, उसके ऊपर इस कैन को रखो और कुछ मिनट तक उस पानी को बॉयल करते रहो, पानी को बॉयल करते रहो। आगे, इमीडिएटली पुट द लीड टाइटली ऑन द कैन, और अब क्या करो, उस कैन के ऊपर ढक्कन टाइटली पैक कर दो। मतलब अभी जो आप कैन को रख के बॉयल कर रहे थे कैंडल फ्लेम के ऊपर, ढक्कन लगा हुआ नहीं था, लेकिन जैसे पानी बॉयल हो जाए, हमारा स्टार्ट हो जाए, वैसे ही उसको ऊपर ढक्कन लगा देना है कैन के ऊपर, ठीक है। कैन के ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया। आगे, पुट दी कैन केयरफुल्ली इन अ सैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बीन। अब आप क्या करो, उस कैन को यानी कि उस डब्बे को एक बर्तन में जाके रख दो। बर्तन वो आपका प्लेट हो सकता है या फिर एक कोई बड़ा सा बर्तन हो सकता है, उसमें आप जाके उस कैन को रख दो, ठीक है। आगे, पॉर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। अब उस कैन के ऊपर कुछ साफ पानी गिराओ, साफ पानी, नॉर्मल पानी जैसे हम लोग घर में पीते हैं ना, वैसा पानी उस कैन के ऊपर आप थोड़ा सा गिराओ, कैन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन वाटर इज poured ओवर द कैन, some steam in the can condenses into water reducing the amount of air inside। अब देखो होगा क्या, ध्यान से सुनना इस बात को जरा। आप एक बात को हमको पहले बताना कि जब उस कैन को हमने गर्म किया है, बॉयल किया है, तो उस कैन के अंदर क्या बन चुका होगा, जरा बताना। भाप बन चुका होगा, है कि नहीं। जैसे ही हम उस कैन के ऊपर साफ पानी डालेंगे, वैसे ही हमारा वो जो गर्म भाप है जो कि कैन के अंदर है, वो पानी के कांटेक्ट में आएगा। पानी के कांटेक्ट में आने का मतलब है कि वो कैन हमारा पूरी तरीके से भी है कैसा, ये पहले बताओ। गर्म है, और कैन के अंदर क्या है, हमारा भाप है, स्टीम है। और जैसे हम उस कैन के ऊपर कुछ पानी डालेंगे, वो जो भाप है फटाक से पानी बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भाप हमारा है गर्म, ठीक। और उस कैन के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है, उस ढक्कन के ऊपर मतलब पूरी तरीके से डब्बा पैक है, हमारा ढक्कन लगा हुआ है, उसके ऊपर हम पानी डाल रहे हैं। और पानी घर का नॉर्मली कैसा होता है, ठंडा ही होता है एक तरीके से। वो ठंडा पानी के कांटेक्ट में अचानक आ जाएगा उस टीन का, यानी उस कैन का भाप आ जाएगा। तो भाप क्या हो जाएगा, फटाक से पानी का रूप ले लेगा, यानी कि वो अभी गैस के रूप में था भाप, हमारा तुरंत वाटर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान से सुनना बात को। हमने क्या किया, पहले उस कैन को बॉयल किया, फिर हमने उस कैन को जाके एक बर्तन में रख दिया। फिर बर्तन में जैसे हमने रखा, उसके ऊपर हमने उस कैन के ऊपर कुछ पानी गिराया। वही पानी गिराना जो हम लोग अपने घर में नॉर्मली पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो जनरली होता कैसा है, ठंडा होता है थोड़ा सा। तो जैसे आप उस कैन के ऊपर पानी को गिराओगे, कैन के अंदर जो भाप वो फटाक से भाप यानी कि जो गैस है वो क्या बन जाएगा, हमारा वाटर बन जाएगा। तो अब जरा बताओ, कैन के अंदर जो एयर का मात्रा था, यानी कि जो भाप था हमारा, उसका मात्रा कम हुआ कि बेसी हुआ, ये बताओ। पहले कम हुआ ना। पहले कैन के अंदर भाप था, हवा था हमारा, जो कि अब क्या बन चुका है, वाटर बन चुका है। इसका मतलब है कि कैन के अंदर हवा का मात्रा क्या हो गया, कम हो गया। आगे देखो, द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। अब देखो, हवा यानी कि गैस जो है
वो कैन के अंदर भी था और हवा जो है वो कैन के बाहर भी है, सराउंडिंग में हमारे। लेकिन आपने क्या किया, कैन के अंदर जो भाप था, कैन के अंदर जो हवा था, जो गैस था, उसको आपने पानी बना दिया, पानी डाल के। जैसे आपने पानी डाला वो भाप क्या बन गया हमारा, वाटर बन गया। तो कैन के अंदर एयर का प्रेशर क्या हो गया बताओ, घट गया कि बढ़ गया, घट गया। लेकिन उसके बाहर सराउंडिंग में एयर का प्रेशर तो बराबर ही है, हमारे आसपास तो एयर का प्रेशर बराबर है। अब देखो हुआ यहाँ पे क्या, कैन के अंदर यानी कि उस डब्बे के अंदर एयर का मात्रा हो गया कम, और कैन के बाहर हमारे सराउंडिंग में एयर का प्रेशर है थोड़ा ज्यादा। तो बताओ ये जो बाहर वाला हवा है वो कैन के ऊपर जब प्रेशर लगाएगा तो कैन पिचकेगा कि नहीं पिचकेगा, बिल्कुल पिचकेगा। क्यों पिचक गया, क्योंकि कैन के अंदर हवा है ही नहीं और बाहर हवा बहुत है। तो जब वो बाहर का हवा कैन के ऊपर प्रेशर लगाएगा तो कैन हमारा पिचक जाएगा। क्यों पिचक जाएगा, क्योंकि कैन के अंदर हवा है ही नहीं। समझ रही है बात। तो आगे हुआ क्या, एज अ रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड, और होगा क्या बाद में कि जो कैन है वो पिचक जाएगा, जैसे कि आपका पिक्चर में भी दिख रहा है। तो ये होगा हमारा। अब लास्टली कंक्लूजन क्या निकला हमारे इस एक्टिविटी का, कंक्लूजन यही निकला कि द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। कंक्लूजन ये निकला कि जो एयर है वो भी प्रेशर लगाता है। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि सर ठीक है, कैन का एग्जांपल देके आपने समझा दिया, अच्छी बात है कि कैन के ऊपर प्रेशर लगा, बाहर से कैन हमारा पिचक गया, तो फिर हमारे बॉडी के ऊपर भी तो हवा प्रेशर लगा रहा है, हम लोग क्यों नहीं पिचक रहे हैं? क्योंकि देखो हमारे बॉडी के अंदर हवा ऑलरेडी है, हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी हवा प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, और बाहर वाला एयर जब हवा हमारे बॉडी पे लगाता है, समझना ध्यान से, हमारे बॉडी के अंदर जो हवा है वो प्रेशर लगा रहा है बाहर की ओर, और बाहर जो हवा है वो प्रेशर लगा रहा है अंदर की ओर। तो दोनों प्रेशर क्या हो गया हमारा, न्यूट्रल हो गया, बराबर हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों को उतना फील नहीं पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग ही पिचक जाते। हमारे बॉडी से यदि सारा हवा बाहर निकाल दिया जाए, सारा ऑक्सीजन हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, तो आप देखना बाहर इतना प्रेशर होगा कि हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। कैन के जैसा, कैन में भी प्रेशर था, कैन के अंदर भी हवा था, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, पहले ही उस हवा को, उस भाप को हमने वाटर बना दिया, एयर प्रेशर हमने कम कर दिया, और बाहर में एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमारा कैन का जो पूरा कैन था, हमारा ढक्कन मतलब जो डब्बा था वो पूरी तरीके से पिचक गया। जो ये बताता है कि एयर प्रेशर लगाता है। समझ में आया बात, हमेशा किधर से किधर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। कैन के बाहर प्रेशर ज़्यादा था, कैन के अंदर प्रेशर क्या हो गया हमारा, कम हो गया। तो बाहर वाले एयर ने जब कैन के ऊपर प्रेशर लगाया तो कैन पिचक गया। इस तरीके से हमारा काम ये करता है। तो पहला टॉपिक आपको समझ में आया, एक्टिविटी समझ में आई है, बताओ पहले। बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ये टॉपिक हमारा अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर, हाई विंड स्पीड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कुछ समझ में आया था, और एक एक्टिविटी भी था, उस एक्टिविटी को भी हम लोगों ने देखा था। कोई दिक्कत पिछले वाले क्लास से किसी को, सबको समझ में आया सबको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक है हमारा, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। क्या है इस टॉपिक में? इस टॉपिक में बेसिकली हम लोगों को 3 एक्टिविटी देखना है, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या इस एक्टिविटी में कहा गया है। एक्टिविटी लिखने का क्या तरीका होता है ये हमने पिछले क्लास में देखा था। सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी में क्या लिखते हैं, एम, कि उस एक्टिविटी को करने का क्या एम है। फिर हम लोग लिखते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मतलब उस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको। फिर प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब हो गया क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे आप उस एक्टिविटी को करने के लिए। फिर ऑब्जर्वेशन, कि आप क्या उस एक्टिविटी में ऑब्जर्व करा आपने, मतलब उस एक्टिविटी को जब आप कर रहे हैं तो आपने क्या देखा उस एक्टिविटी में, ऑब्जर्वेशन। और लास्ट में कंक्लूजन, कि इस पूरे एक्टिविटी का क्या कंक्लूजन निकला, है ना। तो ये हम लोगों को देखना है। तो एक्टिविटी इस तरीके से लिखा जाता है।
और आज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में भी हम लोग 3 एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इन तीनों एक्टिविटी में एक भी जगह पे हमने एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन नहीं लिखा है। बस यहाँ पे मेन एक्टिविटी का जो मुद्दा है, एक्टिविटी क्या कहना चाहता है, बस हमने वो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसको पढ़ के हमको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर एक्टिविटी में क्या कहना चाह रहा है। लेकिन यदि इस एक्टिविटी को एग्जाम में लिखने के लिए आ गया तो फिर आप उसी तरीके से फॉलो करिएगा। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस एक्टिविटी का एम क्या है, इस एक्टिविटी का मटेरियल रिक्वायर्ड क्या रहने वाला है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, सब कुछ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल द एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड, दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर। अब देखना यहाँ पे ध्यान से होता क्या है। आपके सामने भी एक पिक्चर दिख रहा होगा, एनसीईआरटी में ये पिक्चर है। आप क्या करो, अपने मुंह के आगे एक बॉटल को रखो जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है। ठीक, अपने इस बॉटल को अपने मुंह के आगे रखो। ठीक, अब आप क्या करो, इस बॉटल के अंदर फूंक मारो। ठीक, जब आप फूंक मारोगे तो बताओ सबसे ज़्यादा हवा अभी बॉटल को कहाँ पे मिल रहा है, उसके बाहर वाले पार्ट पे, जहाँ पे ये सबसे पहला वाला पार्ट है, माउथ के पास, है कि नहीं। मतलब जब आप इस बॉटल के अंदर हवा मारोगे बहुत ज़ोर से तो सबसे ज़्यादा हवा इस बॉटल को मिल कहाँ पे रहा है, पहले आप ये बताओ। मिल रहा है इसके जस्ट मुंह के पास। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जितना ज़ोर से हमने हवा मारा उस टोटल हवा ने सारे हवा को पीछे धकेल दिया। तो बताओ मुंह के पास हवा क्या हो गया, हमारा पूरी तरीके से खाली हो गया, है ना। आगे, दिस डिक्रीजेस द प्रेशर देयर, और इससे क्या हो गया, मुंह के पास जोर से हवा मारने की वजह से सारा हवा हमने पीछे धकेल दिया। यहाँ पे मुंह के पास हमने जोर से हवा मारा तो सारा का सारा हवा जो यहाँ पे प्रेजेंट था वो कहाँ चला गया, बोतल के अंदर चला गया। तो बताओ बोतल के मुंह के पास एक तरीके से हवा का प्रेशर कम हुआ या ज़्यादा हुआ? कम हो गया, क्योंकि सारा हवा हमने किधर धकेल दिया, बोतल के अंदर धकेल दिया। ठीक है, आगे, द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन द नियर द माउथ। तो बताओ हमने जब फूंक मारा तो सारा हवा हमारा यहाँ मुंह के पास से कहाँ चला गया, बोतल के अंदर चला गया। तो बोतल के मुंह के पास एयर का प्रेशर क्या हो गया, कम या ज़्यादा? कम। मुंह के पास कम हो गया, और सारा हवा धकेल के हमने कर किधर दिया, बोतल के अंदर कर दिया। तो बोतल के अंदर क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया। और हमने आपको बार बार बताया है कि हमेशा हवा किधर से किधर मूव करेगा, ज़्यादा से कम की ओर, है ना। तो हमारे बोतल के अंदर प्रेशर है भी ज़्यादा और बोतल के मुंह के पास है प्रेशर कम, यानी कि बोतल के मुंह के पास है हवा कम। इससे होगा क्या, द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। अब आप क्या करो, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा मोड़ के बॉटल के अंदर डाल दो। तो बताओ हमारा ये जो पेपर का टुकड़ा है, क्या ये बाहर की ओर आता हुआ दिखेगा आपको कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। हुआ क्या, यहाँ पे ध्यान से समझना। आपने सबसे पहले बोतल के अंदर एक पेपर का टुकड़ा फाड़ा, आपने उसको मोड़ के बॉल के तरह करके बोतल के अंदर दे दिया आपने। जैसे ही आपने बोतल के अंदर फूंक मारा, बोतल के मुंह के पास जितना भी हवा था वो सारा हवा कहाँ चला गया, बोतल के अंदर चला गया। इससे दो चीज़ हुआ, बोतल के पास हवा का मात्रा कम हो गया, जिसके वजह से प्रेशर वहाँ पे क्या हो गया, हवा का, बोतल के मुंह के पास प्रेशर कम हो गया, और सारा हवा हमने धक्का मार किधर दिया, बोतल के अंदर। तो बोतल के अंदर हवा का मात्रा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी कि बोतल के अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो अब बताओ हमेशा हवा किधर से किधर मूव करेगा, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर। तो जो हवा हमारा बोतल के अंदर है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो वो प्रेशर लगाएगा किधर की ओर, बाहर की ओर, यानी कि मुंह के पास प्रेशर क्या है, कम है। तो हवा किधर से किधर जाएगा, बोतल के अंदर से बाहर निकलना चाहेगा। तो जब हवा बोतल के अंदर से बाहर निकलना चाहेगा तो उसी के साथ हमारा क्या होगा, वो जो पेपर का टुकड़ा आपने रोल करके इसमें डाला था वो भी बाहर निकलता हुआ आपको दिखेगा। समझ में आया बात? तो इस एक्टिविटी से भी क्या समझा आपने
कि एयर भी प्रेशर लगाता है। किधर से किधर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। बोतल के मुंह के पास प्रेशर क्या था हमारा? कम, और बोतल के अंदर प्रेशर क्या था? ज़्यादा। तो हमारा हवा बोतल के अंदर से बोतल से बाहर निकलने जा रहा है, इसके वजह से उसके साथ साथ हमारा पेपर भी बाहर आ गया मुंह के पास। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हुआ हमारा कंप्लीट। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक और एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 8.3। इसको भी जरा ध्यान से देखिए। When we blew between the balloons, they moved towards each other। चलिए इसका भी पिक्चर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक लड़का आपको दिख रहा होगा, और इस लड़के ने क्या किया है, ऊपर में एक धागा है, ऊपर में एक धागा है, इस धागे में इस लड़के ने दो बलून को बांध दिया है, एक रेड और एक पिंक बलून। ठीक है, और इन दोनों बलून के बीच में जो जगह है, इस बीच वाले जगह पे लड़का क्या कर रहा है? फूंक रहा है, फूंक मार रहा है। ठीक है, इसे हो क्या रहा है? When we blew between the balloons, they moved towards each other। मतलब जैसे हम इस बलून के बीच में फूंक रहे हैं, बलून के ऊपर नहीं, बलून के बीच में जैसे हम फूंक रहे हैं, बलून दोनों आपस में चिपक जा रहा है आके। ऐसा क्यों हुआ, अब वो समझो। दिस कुड हैपन if the pressure of air between the balloons were somehow reduced। अब हुआ क्या यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना। अभी बताओ, कुछ देर के लिए मान लो कि लड़का फूंक बिल्कुल भी नहीं मार रहा है, तो बलून एकदम शांति से रखा रहेगा अपने अपने जगह पे। लेकिन अब क्या कर रहा है ये लड़का? देखो एक बात पहले समझो, लड़के ने क्या किया, इस धागे में, ऊपर वाले धागे में दो बलून को बांध दिया। ठीक, जब इस लड़के ने दो बलून को धागे में बांधा, तो अभी बताओ हर जगह पे प्रेशर कैसा है? बराबर, कहीं पे कम नहीं, कहीं पे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब क्या कर रहा है ये लड़का? बलून के बीच में फूंक मार रहा है। इससे होगा क्या, ये लड़का जो बलून के बीच में फूंक मार रहा है, उसके फूंक मारने के वजह से बलून के बीच में जितना भी हवा है वो सारा का सारा हवा दूर चला जाएगा। तो बताओ क्या बलून के बीच में हवा बचा? नहीं बचा। जब बलून के बीच में हवा है ही नहीं, तो क्या वहाँ पे एयर का प्रेशर भी देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बलून के बीच में हवा मारने के वजह से हवा हमारा चला गया, प्रेशर भी वहाँ पे नहीं रहा, लो प्रेशर बन गया। तो अब बताइए, बलून के लेफ्ट में और राइट में फिर क्या है हमारा? एयर है, हाई प्रेशर है। तो वो हाई प्रेशर बलून को किधर की ओर धक्का मारेगा? दोनों एक दूसरे के ओर मारेगा, और दोनों बलून आपस में आके चिपक जाएगा। तो कहानी समझना यहाँ पे। जब इस लड़के ने बलून के बीच में धक्का नहीं मारा, मतलब हवा नहीं मारा, फूंक नहीं रहा, जब ये फूंक नहीं रहा था, तब बलून के बीच में लेफ्ट में, राइट में, अप डाउन हर जगह पे प्रेशर क्या था? सेम था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसने बलून के बीच में फूंक मारा, इसके फूंक मारने के वजह से क्या हुआ, बलून के बीच में जितना भी हवा था सारा हवा हमारा बाहर चला गया। क्या बलून के बीच में हवा बचा? नहीं बचा। तो हवा जब नहीं तो प्रेशर भी नहीं है। तो बलून के बीच में प्रेशर नहीं है, अब हमारा कोई भी हवा नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन बलून के राइट में तो है, बलून के लेफ्ट में तो हवा है। तो वो दोनों, राइट वाला हवा और लेफ्ट वाला हवा क्या करेगा? दोनों बलून को एक दूसरे की ओर धक्का मारेगा, जिसके वजह से बलून आपस में क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, टकरा जाएगा। ठीक है, आगे वही लिखा हुआ अगला पॉइंट, द प्रेशर आउटसाइड द बलून्स वुड देन पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर। तो बलून के बाहर जो प्रेशर है वो क्या करेगा? बलून को एक दूसरे की ओर धक्का मार के एक दूसरे को आपस में चिपका देगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में क्या समझाना चाह रहा है आपको? इस एक्टिविटी में भी यही समझाना चाह रहा है कि जहाँ पे प्रेशर कम होगा और जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हमेशा हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगा। एग्जाम्पल के साथ हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे बलून आपस में चिपक रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो बलून है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ गया। क्या कोई दिक्कत इसमें? चल, नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 8.4। इसमें क्या है, इसको भी जरा समझ लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 8.4, इसमें लिखा हुआ है, अच्छा इसके लिए भी हमारे पास एक पिक्चर है जो कि एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। इस एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं। When we blew over the paper strip, it went upwards। देखो ध्यान से यहाँ पे होता क्या है,
यहाँ पे दो पिक्चर होगा, एक ऊपर में और एक नीचे में। पहले आप ऊपर वाले को देखो। ऊपर वाले पिक्चर में एक लड़का है जो अपने हाथ में और उस अपने हाथ में एक पेपर का टुकड़ा लिया हुआ है, लंबा सा रिबन के टाइप, है ना, रिबन जैसा होता है ना, बर्थडे वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिबन। तो रिबन के जैसा एक पेपर का टुकड़ा वो लिया हुआ अपने हाथ में और उसको अपने मुंह के पास रखा है। ये करता क्या है? अच्छा पहले तो देखो, ये पेपर का टुकड़ा नीचे है लटका हुआ, लेकिन अब ये क्या करेगा, सीधा फूंक मारेगा। सीधा फूंक मारने से क्या होगा, ये जो पेपर नीचे लटका हुआ था ये ऊपर आके लहराने लगता है ना। जैसे झंडा फहराता है ना हम लोग, लहराता है, झंडा लहराता है, उसी तरीके से ये पेपर ऊपर आके लहराने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? देखो होता है, ऐसा क्यों है पहले वो समझते हैं। दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस्ड द एयर प्रेशर ओवर द स्ट्रिप। इससे ये हुआ क्यों, ये समझो आप। देखो इस लड़के, पहले वाला पिक्चर देखो, पहले वाले पिक्चर में इस लड़के ने अपने हाथ में बस पेपर को लिया है और उस पेपर को बस मुंह के पास रखा है। अभी बताओ, पेपर के नीचे, पेपर के ऊपर, लेफ्ट राइट अप डाउन, हर जगह पे एयर का प्रेशर क्या है? बराबर है, सेम है। अब ये लड़का क्या करेगा, पेपर के ऊपर यानी कि सीधा फूंक मारेगा। इसके फूंक मारने से क्या हुआ, पेपर के ऊपर जो हवा है वो हवा क्या हो जाएगा, फूंक मारने की वजह से सारा हवा आगे धकेला जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो बताओ क्या उसके मुंह के आगे यानी कि पेपर के ऊपर किसी भी प्रकार का हवा प्रेजेंट रहा? नहीं रहा, सारा हवा गायब हो गया। ठीक, यानी कि जब हवा नहीं है तो ऊपर में कैसा प्रेशर क्रिएट हो गया? लो प्रेशर। अब हवा के नीचे क्या है, सॉरी पेपर के नीचे क्या है फिर हमारा? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर क्या करेगा, लो प्रेशर की ओर धक्का मारेगा, यानी कि नीचे का हवा उस पेपर को कहाँ धकेलना चाहेगा? ऊपर धकेलना चाहेगा। इसीलिए ये पेपर नीचे से ऊपर आके लहराने लगता है। समझ में आया पूरा बात? तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि जैसे इस लड़के ने सीधा फूंक मारा, ऊपर का सारा हवा इसने आगे धकेल दिया। अब जब इसके मुंह के आगे कोई हवा बचा ही नहीं तो वहाँ पे एयर हमारा हो गया लो प्रेशर क्रिएट, यानी कि हवा का वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसके वजह से पेपर के नीचे कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर है। और इस हाई प्रेशर के वजह से हवा ने क्या किया, उस पेपर को ऊपर धकेल दिया। यानी कि पेपर के नीचे है हाई प्रेशर और पेपर के ऊपर क्या बन गया हमारा? लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर वाला जो हवा है पेपर के नीचे, उसने पेपर को ऊपर धकेल दिया। इस तरीके से पेपर हमारा नीचे से ऊपर आया और वो लहराने लग गया। तो इसमें भी हमको ये समझ में आता है कि एयर क्या करता है, प्रेशर लगाता है। किधर से किधर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हमेशा। ठीक है, चले तो 3 एग्जाम्पल हमने इसमें देखा और तीनों एक्टिविटी हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये बोल रहा है कि हवा जो है ना एक्सपैंड करता है हीटिंग पे। मतलब कि जब हम लोग हवा को हीट करते हैं तो वो फैलता बहुत तेजी में है। इसको कैसे समझेंगे हम लोग, आइए समझते हैं। सबसे पहला देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन हीटिंग द एयर एक्सपैंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। मतलब जब हम लोग हवा को गर्म करते हैं तो हवा क्या हो जाता है, ज़्यादा दूर तक फैल जाता है और वो ज़्यादा स्पेस को छेक लेता है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि सर हम हवा को गर्म कैसे कर सकते हैं, हवा को हीट कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गर्मी के टाइम पे समर सीजन में हवा क्या होता है हमारा, ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, ज़्यादा सनलाइट पड़ता है, गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से हवा अपने आप गर्म हो जाता है ना। खैर पहला पॉइंट में क्या समझ में आया आपको? पहला पॉइंट में ये समझना है कि जब हम लोग गर्मी के टाइम पे हवा को देखते हैं कि हवा ज़्यादा हीट हो जाता है गर्मी की वजह से, तो गर्म हवा ज़्यादा एक्सपैंड करता है, ज़्यादा फैलता है और वो ज़्यादा स्पेस को भी छेकता है। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ देखो, व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर। अब जरा देखो ध्यान से, वही हवा है और वो हवा हीट होने की वजह से फैल गया, तो बताओ हवा का मात्रा किसी एक जगह पे कम देखने को मिलेगा अब या ज़्यादा? कम देखने को मिलेगा ना। सिंपल सा आप समझो, हमारे पास हवा है, उसको हमने हीट किया यानी कि उसके ऊपर सनलाइट पड़ा बहुत टाइट और वो हवा हो गया गर्म। और गर्म हवा का मतलब होता है कि वो जल्दी फैलता है, बहुत दूर तक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, छेक लेगा। तो अब जरा एक बात बताओ, जो हवा हीट हो गया है, गर्म हो गया है, वो फैल गया है,
तो क्या वो हवा का मात्रा किसी एक जगह पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा या कम देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा, क्योंकि हवा फैल गया हमारा। तो हवा जब हीट होता है तो वो फैल जाता है, और फैलने का मतलब हो गया कि हवा क्या हो चुका हमारा, बहुत ही हल्का हो गया। और हल्का होने का मतलब वो इधर उधर फैल गया, भागने लगेगा फिर वो, है ना। आगे, द वार्म एयर इज देयर फॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। और गर्म हवा इसी के वजह से हमेशा क्या रहता है, हल्का होता है, ठंडे हवा के वजह से। समझ आ रही है बात? मतलब ठंडा हवा जो है हमेशा भारी रहता है, और गर्म हवा हमेशा हल्का रहता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गर्म हवा जो है ना, गर्म होने के वजह से वो फैल जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तो उसका क्या एक जगह पे मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो हल्का हो जाता है। फिर फैल जाने का मतलब ये हो गया कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग पार्ट में, और डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब हो गया कि हल्का हो गया हमारा हवा। तो हमेशा ध्यान रखना है, गर्म हवा जल्दी फैलता है, ज़्यादा जगह छेकता है, और वो हल्का हो जाता है। लेकिन ठंडा हवा वो भारी होता है, जल्दी वो फैलता भी नहीं है। ठीक है, आगे। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस व्हेन वार्म एयर राइजेज एट अ प्लेस, द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोवर्ड। अब देखो, गर्मी के टाइम का बात करते हैं हम लोग। गर्मी के टाइम पे हमारे आसपास जो हवा रहता है वो हवा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और वो गर्म हवा पूरी तरीके से फैल जाता है, और फैलने की वजह से वो गर्म हवा हल्का हो जाता है, और हल्का होने की वजह से वो आसमान में भागना चाहता है, आसमान में उड़ना चाहता है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि गर्म हवा जो है वो आसमान में उड़ना चाहता है, क्योंकि वो हल्का हो जाता है, बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है, तो वो आसमान में उड़ के भाग जाता है। ठीक है, लेकिन वही यदि हम बात करें ठंडे के टाइम का, विंटर सीजन में, तो क्या हमारा विंटर सीजन में भी हवा गर्म होता है? बिल्कुल भी नहीं। हवा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, भारी रहता है, जल्दी वो ऊपर जाता ही नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर आपको ठंडे के टाइम पे फॉग दिखता है आपको। वो फॉग क्या एक तरीके से हवा है, वाटर वेपर है जो कि भारी हो चुका है, इसीलिए वो नीचे ही दिख रहा है आपको। यदि वो हल्का होता, गर्म होता, तो वो फैल जाता और आपको आसमान बिल्कुल साफ दिखता है कि नहीं। इसीलिए देखना आप, गर्मी के टाइम पे आसमान साफ दिखता है, क्योंकि सारा हवा गर्म होकर फैल जाता है और पूरा आसमान में वो उड़ जाता है। इसीलिए गर्मी के टाइम पे आसमान आपको साफ दिखता है। लेकिन जाड़े के टाइम में आसमान साफ दिखता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हवा हमारा भारी होता है, और वो आसमान में ज़्यादा दूर तक उड़ भी नहीं पाता है। गर्म ही नहीं है तो उड़ेगा कहाँ से? वो हल्का कहाँ से होगा, फैलेगा कहाँ से, है ना। तो ये बात हो गया हमारा। अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है, द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रसेस इन टू फिल इट्स प्लेस। मतलब जो हवा हमारा हल्का हो गया था, गर्म होने के वजह से आसमान में उड़ गया था, उस खाली जगह को भरने के लिए हवा किधर से आएगा? ठंडा हवा आएगा वहाँ पे। और ठंडा हवा का मतलब है वो हवा कैसा वाला प्रेशर है? हाई प्रेशर है। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान रखना इस बात को, यदि कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे गर्मी पड़ रहा है, तो गर्मी की वजह से हमारा हवा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से हवा जल्दी फैल जाएगा, और फैलने की वजह से हवा हमारा हल्का हो जाएगा, और हल्का होने की वजह से आसमान में उड़ जाएगा। तो उस जगह पे हवा का कमी हो जाएगा। तो उस हवा के जगह को भरने के लिए हवा कहाँ से आएगा? ठंडा वाला हवा जहाँ पे होगा उधर से आएगा, क्योंकि ठंडा हवा किसका सिंबल है? हाई प्रेशर का। तो हाई प्रेशर का हवा जो है लो प्रेशर पे आके भर जाएगा। ऐसे काम चलता है हमारा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है, विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। इसके अंदर भी छोटे छोटे टॉपिक कई सारे हैं, उसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक होगा हमारा, विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। इसके पहले हम लोगों ने अपना जो टॉपिक था डिस्कस करा हमने, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। उसके पहले हम लोगों ने एक्टिविटी भी देखा था, सबको समझ में आ गया था। टॉपिक का नाम था हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्टिविटी नंबर 8.2, 8.3 और 8.4 हमने समझा था। इसका पिक्चर भी हम लोगों ने देखा था, एनसीईआरटी बुक में था। एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग ये भी हमने देख चुका है।
और आज का हमारा टॉपिक है विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन दी अर्थ। ये हमारे टॉपिक का नाम है और इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को दो छोटे छोटे सब टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। देखो पहले तो ये बताओ कि पोल कितने प्रकार के हमारे पास हैं? दो। वर्ल्ड मैप में देखोगे यानी कि ग्लोब में देखोगे तो सबसे ऊपर नॉर्थ पोल और सबसे नीचे साउथ पोल। इन दोनों के बीच में एक लाइन हमारा गुजरता है, बिल्कुल बीचों बीच लाइन। उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेटर बोलते हैं। और इक्वेटर करता क्या है? हमारे इस पूरे वर्ल्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, आधा ऊपर नॉर्थ में और आधा नीचे साउथ में। ठीक है, तो इसके बारे में ही हम लोग को पढ़ना है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो बीच में जगह है, बेसिकली इक्वेटर के आसपास का जो जगह है उसके बारे में हम लोगों को बात करना है इस वाले टॉपिक में। देखो क्या लिखा हुआ है, रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। ये हमने कई बार क्लास में आपको बताया है कि जो भी कंट्री इक्वेटर के नीचे पड़ता है, यानी कि इक्वेटर के आसपास जो भी रीजन है, जो भी कंट्री है, फिर जो भी स्टेट है, वहां पे गर्मी जो है वो दबा के पड़ता है। ये हमने बार बार बोला है आपको, है कि नहीं? मतलब इक्वेटर हमारा क्या है? इक्वेटर हमारे इस अर्थ का एक इमेजिनरी लाइन है जो बिल्कुल हमारे इस अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, आधा ऊपर नॉर्थ में और आधा नीचे साउथ में कर देता है। लेकिन जिस भी कंट्री से या फिर जिस भी स्टेट से या फिर जिस भी रीजन से हमारा ये इक्वेटर गुजरता है, उस कंट्री में गर्मी खूब पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। The air in these regions wet gets warm। तो बताइए, जिस जगह से, ध्यान से समझते चलना आप, जिस जगह से इक्वेटर हमारा गुजर रहा है उस जगह पे गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है, तो उस जगह पे जो हवा होगा यानी कि जो एयर होगा वो भी क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हवा भी गर्म होता है, यानी कि जब हवा वहाँ पे चलता भी है तो ठंडा नहीं लगता है वहाँ पे लोगों को, बल्कि गर्म ही हवा चलता है वहाँ पे। आगे, द वार्म एयर राइजेज and the cooler air from the regions in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in। अब देखो होता क्या एक्चुअली में, ध्यान से आप समझना। पहले तो आप अपने माइंड में एक बनाइए वर्ल्ड मैप या फिर ग्लोब। ग्लोब ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने माइंड में बनाओ एक ग्लोब और उस ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच आप एक लाइन पास करो। वो लाइन हमारा कौन सा कहलाएगा? इक्वेटर कहलाएगा। इस इक्वेटर ने क्या किया होगा? आपके ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा और जिस भी कंट्री के ऊपर से ये इक्वेटर हमारा गुजरा है वहां पे क्या पड़ रहा होगा? अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा होगा और गर्मी की वजह से उस जगह का हवा भी क्या हो चुका होगा? बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुका होगा, गर्म हो चुका होगा। ठीक है ना? अब ये जो गर्म हवा है, ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, गर्म हवा हमेशा क्या करता है? एक्सपैंड करता है। गर्म हवा जल्दी फैलता है, हल्का हो जाता है और हल्का होने के वजह से सारा का सारा हवा आसमान में उड़ जाता है। तो बताइए, जिस जगह पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है उस जगह का हवा भी क्या हो गया? बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। और गर्म हवा क्या होता है? एक्सपैंड करता है, फैलता है। फैलने की वजह से वो क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। दूर दूर फैल गया ना, तो वो हल्का हो गया, अलग हो गया। और हल्का हवा हमेशा क्या कर जाता है? आसमान में उड़ जाता है। तो जरा बताओ, उस जगह से सारा हवा गर्म होके आसमान में उड़ गया तो क्या उस जगह पे हवा बचा? नहीं बचा। तो फिर उस जगह को हवा भरने से आएगा, मतलब उस जगह को हवा जो है, उस जगह को भरने के लिए हवा आएगा कहाँ से? उधर से हवा आएगा जिधर हवा ज़्यादा था, यानी कि ठंडा था। तो इक्वेटर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से आप ऊपर चले जाओ या फिर 0 डिग्री से नीचे चले जाओ, कितना दूर तक जाना है? बस 30 डिग्री तक। यानी कि इक्वेटर बिल्कुल बीच में होता है जिसका वैल्यू 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री से या तो आप ऊपर 30 डिग्री ऊपर चल जाओ या फिर 30 डिग्री नीचे चल जाओ। और दोनों ही केस में जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाओगे वैसे वैसे ठंडा बढ़ेगा और जैसे जैसे इक्वेटर के नीचे आओगे वैसे वैसे भी ठंडा हमारा बढ़ेगा, है कि नहीं? तो 0 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री या फिर 0 डिग्री से नीचे भी 30 डिग्री, यहाँ जो ठंडा हवा है वो बह के किधर आ जाएगा? इक्वेटर के पास आ जाएगा, जहां से गर्म हवा होके आसमान में उड़ गया था। समझ में आ रही है बात? तो जो हवा इक्वेटर के आसपास वाले लैंड पे था वो गर्म हो चुका था और वो गर्म हवा हल्का होके आसमान में उड़ गया।
है कि नहीं। और उस जगह को भरने के लिए हवा हमारा ठंडा वाला आया किधर से, ऊपर से यानी कि नॉर्थ पोल से, और नीचे से साउथ पोल से आया, लेकिन बहुत दूर से भी नहीं आता, मात्र 30 डिग्री तक के बीच से वो आ जाता है। 0 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री और 0 डिग्री से नीचे 30 डिग्री के आसपास से ही हवा ठंडा वाला उस इक्वेटर को भरने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो जो हवा गर्म होकर आसमान में उड़ गया, उस हवा के जगह को भरने के लिए हवा किधर से आ गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों तरफ से आ गया। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट बात करें तो कितने डिग्री से आ गया, 30 डिग्री का जो हवा, 30 डिग्री तक के बीच में जो ठंडा हवा था वो वहां पे आ गया गर्म हवा के जगह को भरने के लिए। आगे, These winds blow from the north and the south towards the equator। भाई बात तो जब हमने कहा कि ये हवा जो है, जो गर्म हवा होके आसमान में उड़ गया था, उस जगह को भरने के लिए हवा किधर से आएगा, नॉर्थ से भी आएगा यानी कि ऊपर से भी आएगा इक्वेटर के पास, और नीचे साउथ से भी इक्वेटर के पास हवा ठंडा वाला आएगा। इसके वजह से क्या होगा, जो हवा गर्म होकर इक्वेटर के वजह से ऊपर आसमान में उड़ गया था, उस खाली जगह को भरने के लिए हवा दो जगह से आ रहा है। उस खाली जगह को भरने के लिए हवा ऊपर नॉर्थ से भी आ रहा है और नीचे साउथ से भी आ रहा है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है बताओ, कि एयर हमेशा किधर से किधर मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, आगे, तो नॉर्थ में था हाई प्रेशर, साउथ में भी था हाई प्रेशर, लेकिन इक्वेटर के पास क्या बन गया था हमारा, लो प्रेशर। तो दोनों हाई प्रेशर से हवा भरने के लिए इक्वेटर के पास आ गया, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से। आगे, the warm air at these latitudes rises up and the cold wind from the polar regions rushes in to take its place। वही बात है जब हमने कहा, कोई इसमें कुछ अलग बात नहीं है। जो गर्म हवा हमारा हो गया था इक्वेटर के आसपास, वो सारा का सारा गर्म हवा आसमान में उड़ गया और वो जगह हो गया हवा से खाली। तो उस जगह को हवा भरने के लिए कहाँ से आ गया, पोलर रीजन से हवा आया। पोलर रीजन का मतलब यहाँ पे आ गया नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से हवा ठंडा वाला आया, उस खाली जगह को हवा भर दिया। ठीक है ना, फिल कर दिया। In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitudes। इससे क्या हुआ, हमारा विंड सर्कुलेशन देखने को मिला। विंड सर्कुलेशन का मतलब हो गया कि हवा किधर से किधर आता हुआ दिखा आपको, नॉर्थ और साउथ से हवा ठंडा ठंडा हवा आता हुआ आपको दिखा इक्वेटर की तरफ। समझ रही है बात। तो कुछ हवा ठंडा वाला नॉर्थ से भी आया इक्वेटर के पास, और कुछ हवा ठंडा वाला साउथ से भी चला गया इक्वेटर के पास, और उस जगह को भर दिया पूरी तरीके से, जो जगह गर्म हवा के वजह से खाली हो चुका था, आसमान में उड़ गया था। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आई ये चीज। चलिए, नेक्स्ट है हमारा अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब इसमें आप पढ़ोगे लैंड के बारे में और वाटर के बारे में, क्या है इसमें लिखा हुआ, ध्यान से आप इसको समझना। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। पहला पॉइंट, इन समर near the equator the land warms up faster and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the ocean। ध्यान से बस आपको कहानी सुनना है। इक्वेटर के आसपास, जो इक्वेटर के नीचे या फिर इक्वेटर के आसपास जो जमीन होता है ना, गर्मी के टाइम पे वो जमीन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है और ज्यादातर टाइम वो जमीन गर्म ही रहता है एज कंपेयर टू ओशन में जो पानी है उसके कंपैरिजन में। मतलब जैसे आप ये समझो, मान लो कि हमारा इक्वेटर एक जगह से पास किया, उस इक्वेटर के नीचे कुछ दूर तक लैंड था और उसके बाद फिर समुद्र था। तो लैंड इक्वेटर के चूंकि नीचे है, तो वो लैंड जो है ना ज्यादा गर्म होगा और ज्यादातर टाइम वो लैंड गर्म ही रहेगा, और उस लैंड के बगल में जो पानी है वो पानी गर्म होगा, लेकिन बहुत ही धीरे 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 गर्म होगा। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, इससे यह समझ में आ रहा है कि इक्वेटर के नीचे जो कंट्री या फिर स्टेट जो भी होता है, तो जमीन वाला पार्ट है खास करके लैंड वाला, वो गर्मी के टाइम पे गर्म हो जाता है ज्यादा, और ज्यादातर टाइम वो गर्म ही रहता है, जबकि पानी जो है वो हमेशा धीरे धीरे गर्म होता है और वो गर्म भी ज्यादा नहीं होता है। ये बात समझ में आया, पहले यहाँ पे बताओ। ठीक है, आगे, The air over the land gets heated and rises। तो ऑब्वियस ये बात है, जमीन चूंकि बहुत गर्म हो गया है और जमीन के ऊपर जो हवा होगा वो हवा भी क्या हो जाएगा बताओ, बहुत गर्म हो जाएगा। मतलब इक्वेटर के नीचे जो लैंड है वो गर्म हो चुका है और ज्यादातर टाइम वो जमीन गर्म ही रह रहा है, तो जमीन के ऊपर जो हवा होगा वो भी क्या हो जाएगा,
गर्म ही होगा, है कि नहीं। तो अब आप बताइए फिर वो गर्म हवा क्या करेगा, पहले तो वो एक्सपैंड करेगा, मतलब फैलेगा बहुत तेजी से, और वो हल्का हो जाएगा। फैलने का मतलब भी हो गया कि वो अलग अलग हो गया तो हल्का हो गया। हवा पहले एकजुट था, जुड़ा हुआ था सारा हवा, लेकिन अब वो हीट होने की वजह से अलग हो गया, एक्सपैंड कर गया, एक दूसरे से दूर भाग गया। इसका मतलब है कि हवा क्या हो चुका है बहुत ही हल्का हो चुका है और वो हवा इतना हल्का हो चुका है कि अपने आप आसमान में उड़ने लगेगा। आसमान में वो हवा, गर्म हवा जो वो भाग जाएगा। अब क्या होगा, दिस कॉजेज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशंस टुवर्ड्स द लैंड। अब देखो जमीन के ऊपर जो हवा था वो गर्म हो चुका, गर्म होने की वजह से हवा फैल गया और फैलने की वजह से हवा सारा आसमान में उड़ गया। तो बताओ जमीन के ऊपर जो हवा था क्या वो हवा वहां पे रहा, नहीं रहा। तो फिर उस हवा का जो जगह है उसको भरने के लिए हवा आएगा किधर से, बगल में समुद्र है। समुद्र में कैसा हवा है, ठंडा हवा है, मतलब समुद्र का पानी भी गर्म हो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है। इसका मतलब क्या मानोगे, समुद्र का पानी जो वो क्या अभी भी ठंडा पानी है। तो समुद्र का जो पानी है वो धीरे 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 लैंड की ओर आना स्टार्ट करेगा और उस खाली जगह को भर देगा समझ में आया बात। हाँ, लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री का बात नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बगल में, जमीन के बगल में ही क्या है, समुद्र है कि नहीं। वो 30 डिग्री कॉन्सेप्ट तब लागू होता है जब हम लोग बात करते हैं उस जगह के बारे में जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, तब उस जगह को भरने के लिए हवा किधर से आता है, 30 डिग्री ऊपर से 30 डिग्री नीचे से आता है। लेकिन वो जगह जो कि इक्वेटर के नीचे है, लैंड है और लैंड के बगल में समुद्र है, तो लैंड हीट होगा, लैंड के ऊपर जितने भी हवा है वो भी हीट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, और वो गर्म हवा आसमान में उड़ जाएगा। तो उस खाली जगह को भरने के लिए हवा कहाँ से आएगा, बहुत दूर से नहीं, बल्कि जो समुद्र में बगल में समुद्र है, समुद्र में ठंडा पानी है, तो वो ठंडा पानी की वजह से ठंडा हवा भी है। वो ठंडा हवा समुद्र का बहते 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 लैंड की ओर आएगा और उस खाली जगह को पूरी तरीके से वो भर देगा। ठीक है ना, इससे काम चलता है आगे। These are monsoon winds, और इसी को हम लोग कहते हैं मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स का मतलब हो गया कि ये हवा जो समुद्र के ऊपर से हवा जमीन की ओर आ रहा है। बताओ ये हवा कैसा है, पहले तो ये बताओ। बहुत ही ठंडा हवा है और ये ठंडा हवा अपने साथ साथ बरसात के पानी को भी लेके आता है और इसके वजह से गर्म वाले जगह पे बारिश भी होता है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जो हवा समुद्र के तरफ से जमीन की ओर हवा आ रहा है वो हवा बहुत ही ठंडा हवा है। इतना हवा ठंडा है कि अपने साथ वो वाटर वेपर भी लेके आ रहा है हवा अपने साथ। तो जो गर्म वाले जगह पे है वहाँ पे बरसात भी देखने को मिलेगा इसी हवा के वजह से। इसीलिए इस हवा को, इस विंड को कहा गया है मॉनसून विंड। ये तो आ रहा है समुद्र के ऊपर से लैंड की ओर, लेकिन ये अपने साथ बारिश भी लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है, बारिश लेके आ रहा है। आगे, द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। तो मॉनसून विंड जो आ रहा है समुद्र से लैंड की ओर, उस खाली जगह को भरने के लिए वो अपने साथ हवा तो ला ही रहा है, अपने साथ साथ वो वाटर वेपर भी ला रहा है, जिसके वजह से उस गर्म वाले जगह पे हवा भी आ जाएगा और बरसात का पानी भी आ जाएगा। एक टाइम पे देखना गर्म के उस गर्मी वाले जगह पे बारिश भी देखने को मिलता है। आगे, लेकिन विंटर में क्या हो जाता है, यही कहानी थोड़ा सा उलट जाता है। समर में ये सब चीज होगा, गर्मी के टाइम पे आप क्या देख रहे हो, गर्मी के टाइम पे आपने भी ये देखा कि लैंड जो है वो ज्यादा हीट हो चुका है और उसके ऊपर जितने भी हवा है वो सारा हवा उड़ गया आसमान में। तो उस खाली जगह को भरने के लिए हवा आया किधर से, समुद्र से आया। निगनी की गर्मी के टाइम पे होता क्या है, जमीन ज्यादा गर्म होता है और पानी कम गर्म होता है। तो पानी के ऊपर जो हवा है वो आता है जमीन की और लैंड की ओर, ये गर्मी के टाइम पे होता है। लेकिन ठंडे के टाइम में ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो बताओ अब ठंडे के टाइम पे फिर क्या होगा, ठंडे के टाइम पे क्या होगा, पानी ज्यादा गर्म होगा, जमीन कम गर्म होगा। तो पानी ज्यादा गर्म है तो पानी के ऊपर जो हवा है वो सारा गर्म होगा, आसमान में उड़ जाएगा। लेकिन लैंड अभी भी हमारा क्या है, ठंडा है। तो लैंड के ऊपर जो हवा है हमारा वो ठंडा हवा है। तो ये ठंडा हवा लैंड से निकल के किधर जाएगा, समुद्र की ओर जाएगा और उस खाली जगह को भर देगा अपने हवा से। समझ में आया बात। अब यही चीज हमारा चलता रहता है। तो वही लिखा हुआ इसमें
कि इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड, वो चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन, यानी कि लैंड यानी कि जमीन के ऊपर जो हवा है वो हवा जमीन से निकल के समुद्र के ओर जाता है, और समुद्र के ऊपर जो हवा हमारा खाली हो चुका था गर्म होने की वजह से, आसमान मुड़ गया था, तो उस खाली जगह को भरने के लिए हवा किधर जा रहा है, लैंड से समुद्र की ओर जा रहा है। इस तरीके से हमारा ये काम चलता है। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? तो आप एक बार इसको खुद से भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसके पहले हमने डिस्कस करा था अपना टॉपिक विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, जिसके अंदर हमने दो टॉपिक पढ़ा। टॉपिक का नाम था अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। ये हमने बात करा कि इक्वेटर गर्म होगा तो खाली हवा आसमान में उड़ जाएगा इक्वेटर के आसपास का, उस खाली हवा को भरने के लिए, यानी कि उस खाली जगह को हवा भरने के लिए कहाँ से आएगा, ये हमने बात कर लिया था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से आता है। फिर हमने बात किया अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कि जब लैंड गर्म होता है तो उसका हवा गर्म होकर आसमान में उड़ जाता है, तो उस खाली जगह को भरने के लिए हवा आता है समुद्र से। ये गर्मी के टाइम पे होता है, लेकिन विंटर के टाइम पे क्या हो जाता है, कहानी उल्टा हो जाता है। विंटर के टाइम पे जो हमारा पानी है, यानी कि जो ओशन है, वो ज़्यादा गर्म होता है, जिसके वजह से उसका हवा सारा गर्म होकर आसमान में उड़ जाता है। तो उस खाली जगह को भरने के लिए हवा हमारा जमीन से, यानी कि लैंड से जो एयर है वो समुद्र की ओर जाता है। ये हम लोग देख चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसके बारे में आप बात करोगे, मतलब इस टॉपिक में आप देखोगे दो चीज़ों के बारे में बात होगा, एक होगा थंडर स्टॉर्म्स के बारे में और दूसरा होगा साइक्लोन के बारे में। ठीक है, अच्छा पहले ही ना आपको बता देते हैं थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन होता क्या है। थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है जब भी बारिश होता है ना, आपने देखा होगा बारिश यदि होता है तब भी, यदि बारिश नहीं भी होता है तब भी कई बार आप देखोगे बहुत ज़्यादा जोर से बिजली चमकना, बहुत जोर जोर का आसमान में आवाज़ होना, बहुत जोर का आंधी तूफान आ जाना, इसी को हम लोग कहते हैं थंडर स्टॉर्म्स। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जैसे खास करके तो बारिश के टाइम पे होता है, बारिश के टाइम पे बिजली कड़कना, बहुत जोर जोर से आवाज़ आना, बहुत जोर से आंधी तूफान चलना, इसी को लेकिन ये चीज़ बड़े लेवल पे होना चाहिए, बहुत भयंकर होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या कह देते हैं, थंडर स्टॉर्म कह देते हैं। और फिर सवाल है कि सर ये साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन बेसिकली जब समुद्र में बहुत भयंकर तरीके से हवा चलने लग जाए और इतना जोर से हवा चलता है कि समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े लहर देखने को मिल जाए हमको, उसको हम लोग साइक्लोन कह देते हैं। कई बार इसी को टोर्नेडो भी कहा जाता है। दोनों में हालांकि थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादातर दोनों में सिमिलरिटी ही आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया बात? तो खैर इसलिए तो हो गया हमारा एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो और समझ में आएगा। पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थंडर स्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया। मतलब ये जो थंडर स्टॉर्म है, ज़्यादातर थंडर स्टॉर्म वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है, या फिर इंडिया जैसे कंट्री में, इंडिया जैसा कंट्री में थंडर स्टॉर्म थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, और ख़ास करके वैसा जगह भी जो कि जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसका मतलब कि इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है नहीं, मतलब यहाँ पे दो बात कहा गया है कि जहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे भी थंडर स्टॉर्म ज़्यादा दिखता है, और इंडिया जैसे कंट्री में, इंडिया जैसे कंट्री का मतलब है कि इंडिया में ना ही ज़्यादा बहुत गर्मी है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इस प्रकार के कंट्री में भी थंडर स्टॉर्म हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे। हाँ इंडिया में थंडर स्टॉर्म बहुत होता है। इंडिया में आप देखते हो ना, बारिश जब होता है तो कितना भयंकर भयंकर तरीके से बिजली कड़कता है, आवाज़ होता है, आंधी तूफान आ जाता है, होता रहता है इंडिया में, तो ये नॉर्मल सी बात है। आगे, द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। अब देखो, अब सवाल आपके मन में होगा कि सर आखिर एक गर्म वाले जगह पे इतना थंडर स्टॉर्म क्यों देखने को मिलता है, गर्म वाले जगह पे इतना आंधी तूफान क्यों आता रहता है। सिंपल सी बात है, गर्म वाला जगह क्या होगा, जल्दी हीट होगा, और हीट होगा तो उसके ऊपर जितने भी हवा होंगे वो सारे हवा गर्म होकर आसमान में उड़ जाएंगे, तो उस खाली जगह को भरने के लिए हवा आएगा किधर से, जहाँ पे हवा ठंडा वाला होगा। और क्या लगता है आपको कि हवा बहुत धीरे धीरे आएगा, उधर बहुत तेजी में आता है,
और इतना तेजी में आता है कि वहां पे आपको एक बहुत ही बड़का सा आंधी तूफान जैसा दिख जाएगा माहौल, ठीक ना। बस यही कारण है कि वो गर्मी वाला जगह बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिसके वजह से हवा सारा गर्म होकर आसमान में उड़ जाता है और उस खाली जगह को भरने के लिए हवा आता है, ठंडे वाले हवा वहां पे, और इतना तेजी में हवा आता है कि वहां पे एक तरीके से आपको आंधी तूफान दिखने को मिल जाता है। इसीलिए these winds carry water droplets upwards when they freeze and fall down again। और वही सारा हवा जो गर्म होकर आसमान में उड़ जाता है, वही सारा हवा ऊपर जाके आसमान में वाटर वेपर का रूप लेता है। और वाटर वेपर का रूप का मतलब है सिंपल सा कि बाद में वही वाटर वेपर क्या बन के नीचे आएगा, बारिश बन के आएगा। इसीलिए आप देखोगे कि गर्मी वाले जगह पे जब थंडरस्टॉर्म होता है तो वहां पे आंधी तूफान बारिश सब एक ही बार में दिख जाता है वहां पे, ठीक है। आगे थंडरस्टॉर्म का यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट अ लाइटिंग एंड साउंड, इट इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। मतलब एक ही साथ लाइटनिंग भी हो रहा है, मतलब बिजली भी कड़क रहा है, आवाज भी हो रहा है बहुत भयंकर भयंकर आसमान में, और बहुत ही बड़े लेवल पे आंधी तूफान भी चल रहा है। इन्हीं प्रकार के चीजों को हम लोग एक साथ क्या बोल देते हैं, थंडरस्टॉर्म बोल देते हैं। तो थंडरस्टॉर्म में तीन चीज होगा, पहला एयर का मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, यानी कि हवा बहुत तेजी तेजी से मूव करेगा, उसके बाद लाइटनिंग दिखेगा, बिजली कड़केगा, और साउंड भी आपको बहुत जोर जोर के सुनाई पड़ेगा। तो थंडरस्टॉर्म जब भी होगा तो ये तीन चीज आपको बड़े लेवल पे भयंकर तरीके से दिखेगा, उसको हम लोग कह देते हैं थंडर स्टॉर्म। आगे नेक्स्ट है हमारा कि हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। एक थंडर स्टॉर्म एक साइक्लोन कैसे बन जाता है, थंडर स्टॉर्म ही बनता है एक साइक्लोन, लेकिन साइक्लोन थोड़ा सा अलग होता है। थंडर स्टॉर्म ही बनता है हमारा एक साइक्लोन, लेकिन कैसे, देखो होता क्या है। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। अब देखो होता क्या है, बादल कैसे बनता है पता है आपको, पहले बादल कैसे बनता है वो देखते हैं फिर आगे समझेंगे। देखो होता क्या है, हमारे इस पृथ्वी पर ना पानी बहुत ज्यादा है, और पानी नदी में भी है। नदी जनरली इंडिया के अंदर दिखता है आपको, इंडिया के बाहर तो समुद्र है फिर, है कि नहीं। तो नदी भी है, तालाब भी है, लेक्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे पास इतने सारे ओशन और सीज भी हैं। तो जब इन सभी वाटर बॉडीज पे सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट क्या करता है, इन सारे वाटर को हीट कर देता है, और हीट करने का मतलब है कि वो सारा का सारा पानी गर्म होके वाटर वेपर का रूप लेके आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देता है। इसको हम लोग कहते हैं एवापोरेशन। क्या कह देते हैं इसको, सॉरी, इसको हम लोग एवापोरेशन बोलते हैं। मतलब जब सनलाइट वाटर पे पड़ता है तो वाटर को करता है गर्म, और गर्म पानी क्या करता है, अपने आप आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देता है वाटर वेपर के रूप में, यानी कि पानी के छोटे छोटे बूंद के रूप में। और यही पानी का छोटा छोटा बूंद गर्म होके वाटर वेपर के रूप में जब आसमान में जाता है बहुत ऊपर, तो ऊपर में जाके सारे वाटर वेपर आपस में चिपक जाते हैं। चिपकने की वजह से आपको दिखता है घना बादल। वो जो घना बादल आपको दिख रहा है एक्चुअली में वो है क्या, वाटर वेपर है जो आपस में जुड़ गया है, मिल गया है, कनेक्ट हो गया है। और वही वाटर वेपर जब बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा जुड़ जाएगा, तो वही बादल जो है बारिश के रूप में नीचे आना स्टार्ट करता है। समझ रही है बात, इस तरीके से हमारा बादल बनता है। आगे, when water vapor changes back to liquid form as raindrops, this heat is released to the atmosphere. The heat released to the atmosphere warms the air around. The air tends to rise and causes a drop in pressure. More air rushes to the center of the storm. This cycle is repeated. यहाँ पे बेसिकली क्या बात हो रहा है आपको समझाते हैं। एक बार हमने पढ़ लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सिंपल पॉइंट है, इसलिए हमने एक बार पढ़ लिया, आपको समझाते हैं। होता क्या है, हमने जैसा बताया आपको कि जितने भी प्रकार के वाटर बॉडीज हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल पॉन्ड, लेक्स, रिवर, ओशन, सी, इन सभी के ऊपर सनलाइट पड़ता है, पानी गर्म होता है, पानी जो वो वाटर वेपर का रूप लेके आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देता है।
और आसमान में जब ये वाटर वेपर सारा जाता है तो आपस में जुड़ने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, इतना इकट्ठा हो जाता है कि वो घना बादल के रूप में आपको दिखने लग जाता है, काला काला। और वही बादल जब और घना हो जाता है, वाटर और आपस में जुड़ जाते हैं, तो वाटर क्या हो जाता है, एक तरीके से भारी हो जाता है, और भारी होने की वजह से वो पानी के बूंद बूंद के रूप में, बारिश के रूप में आपको नीचे वो देखने को मिलता है। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से हमारा बारिश होता है। अब इसमें साइक्लोन का क्या कैसे है, साइक्लोन कैसे बनता है वो देखो। द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट इज कॉल्ड साइक्लोन। मतलब देखना, बारिश हो रहा है और बारिश के टाइम पे हवा यदि बहुत तेजी चल गया किसी एक डायरेक्शन में, मान लो बारिश हो रहा है और हवा जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर बह रहा है, तो वो हवा क्या करेगा, सारे के सारे पानी को बहा के ईस्ट से वेस्ट की ओर लेके जाएगा। इससे क्या होगा, सारा का सारा पानी किधर जाता हुआ दिखेगा आपको, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता हुआ दिखेगा पानी, और हवा भी किधर जाता हुआ दिखेगा आपको, ईस्ट से वेस्ट ही दिखेगा। इस तरीके से आपको नहीं लगता कि एक ही दिशा में लगातार हवा भी बह रहा है, पानी भी जा रहा है? इससे क्या होता है, उस इलाके में बहुत ही भयंकर तरीके का आ जाता है आंधी तूफान और साथ ही साथ बारिश। साइक्लोन में एक चीज क्या है, इसमें ज्यादातर आपको आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा, बिजली कड़कता हुआ आपको नहीं दिखेगा। समझ रही है बात? देखो, थंडर स्टॉर्म में और साइक्लोन में फर्क क्या है। थंडर स्टॉर्म में आंधी तूफान बहुत जोर का होगा, बिजली कड़केगा, आवाज भी होगा, ये थंडर स्टॉर्म में होता है। लेकिन साइक्लोन में मात्र दो ही चीज होता है, एक बारिश होगा बहुत जोर से, और दूसरा बहुत जोर से हवा चलेगा, बवंडर घूमेगा। लेकिन साइक्लोन में बहुत कम देखने को मिलता है कि इसमें बिजली भी कड़क रहा है, साउंड भी हो रहा है, ऐसा बहुत ही कम होता है इसमें। तो साइक्लोन में दो चीज बहुत दिखेगा आपको, हवा बहुत तेज चलेगा और बारिश भी बहुत ज्यादा होगा। और इस प्रकार का माहौल ज्यादातर देखने को मिलता है समुद्री इलाके के बगल में। फॉर एग्जाम्पल, आपने न्यूज में हमेशा सुना होगा बंगाल में, उड़ीसा में, है कि नहीं, इन प्रकार के जो स्टेट्स हैं वो समुद्र के बगल में हैं, तो वहां पे साइक्लोन वगैरह, बवंडर वगैरह आता रहता है। इस प्रकार का चीज, थंडर स्टॉर्म वहां पे भी देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है, आगे तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। फैक्टर्स लाइक विंड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। मतलब जो साइक्लोन बनता है, साइक्लोन बनने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, विंड स्पीड यानी कि हवा का तेजी होना, बहुत तेजी से हवा बहता है। विंड डायरेक्शन यानी कि जो हवा है वो किसी न किसी एक डायरेक्शन में केवल बहना चाहिए, वो भी हमने बताया आपको। टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, साइक्लोन के टाइम पे टेम्परेचर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? लो होना चाहिए। मतलब जब साइक्लोन आता है तो उस समय पे टेम्परेचर लो होना चाहिए, मतलब थोड़ा ठंडापन आपको महसूस होगा, ठीक ना। और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब ज्यादा रहता है उस समय पे। ह्यूमिडिटी का मतलब नमी, आपके आसपास वाटर वेपर का मात्रा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, नमी बना रहेगा, आपको ठंडा लगेगा उस टाइम पे। यही सब चीजों की वजह से हमारा साइक्लोन बनता है। सिंपल समझना, डेफिनेशन यहाँ पे जो भी लिखा हुआ साइक्लोन का वो तो आपको लिखना है एग्जाम में यदि आ गया तो, लेकिन आप समझो बस ये कि थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन में डिफरेंस क्या है। थंडर स्टॉर्म का सिंपल सा मतलब हो गया कि बारिश भी बहुत तेज होगा, आंधी तूफान भी होगा, है कि नहीं, बिजली भी कड़केगा, आवाज भी होगा, सब कुछ एक साथ होगा। लेकिन साइक्लोन में क्या होगा, दो चीज ज्यादा होगा इसमें, बस हवा बहुत तेजी बहेगा और पानी भी बहुत ज्यादा जोर से पड़ेगा, ठीक है ना। साइक्लोन में बहुत ही कम बिजली कड़कता है और बहुत ही कम आवाज होता है, चुपचाप आता है, चुपचाप आंधी तूफान करके तबाही करके चला जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा साइक्लोन के बारे में कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। अब ये साइक्लोन इतना खतरनाक होता है कि आदमी का तो जान जाता ही है, साथ ही साथ कितने सारे जानवर मरते हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, गाड़ी घोड़ा सब बह जाता है आंधी तूफान में, बहुत ही भयंकर तरीके का ये तबाही मचाता है। तो ये हम लोग अपने करेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या होता है ये हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था, और आज समझेंगे कि आखिर साइक्लोन कितना भयंकर तरीके से तबाही
मचा सकता है। मतलब साइक्लोन जो है बहुत भयंकर तरीके से तबाही मचाता है, लेकिन क्या क्या वो तबाही कर सकता है वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। मतलब साइक्लोन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और होता भी है। मतलब साइक्लोन इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि ये कई बार इंसानों के जानों को ले लेता है। मतलब इंसान इसमें मारे जाते हैं, जानवर मारे जाते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह, हमारा प्रॉपर्टी मतलब गाड़ी वगैरह भी एक तरीके से नुकसान हो जाता है। तो साइक्लोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हमारा लॉस यानी कि नुकसान भी कर सकता है। आगे, स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। अब देखो साइक्लोन के टाइम पे होता क्या है, समुद्र में खास करके, समुद्र में मतलब ओशन में, सीज में खास करके जब बहुत ज़्यादा तेज़ी हवा चलता है ना, तो वो हवा क्या करता है, समुद्र के पानी को जमीन की ओर खींच के लेके आ जाता है। तो जब समुद्र में हवा चलता है, बहुत भयंकर तरीके से हवा चलता है, तो वो समुद्र के पानी में ना लहर उठाता है, बहुत बड़ा बड़ा लहर उठता है समुद्र के पानी में। और बड़ा बड़ा लहर उठने की वजह से होता क्या है, जब वो लहर समुद्र के बगल में जो इलाका है उससे जब टकराता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान समुद्री इलाके के बगल में होता है। मतलब जो एरिया समुद्र के बगल में है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसमें क्या समझ में आया आपको, ये समझ में आया कि समुद्र में जब बहुत ही भयंकर तरीके से हवा वगैरह चलना स्टार्ट होता है तो वो हवा समुद्र में बहुत बड़े बड़े लहर उठाते हैं, पानी का एकदम पूरा का पूरा लहर उठता है बहुत बड़ा बड़ा, और वो पानी ट्रैवल करते 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 किधर आ जाता है, जमीन की ओर आ जाता है। और एक बार यदि वो आ गया तो बहुत तबाही फिर मचाता है। यानी कि वो 100 किलोमीटर दूर भी रहेगा पानी, और 100 किलोमीटर दूर भी पानी में यदि बवंडर उठा है, लहर उठा है, तो वो पानी समुद्र के बगल में आ जाएगा, जमीन को नुकसान पहुंचा देगा। इसीलिए कभी आप देखना साइक्लोन वगैरह जब भी आता है तो सबसे ज़्यादा उस इलाके को नुकसान होता है जो इलाका समुद्र के बगल में है। एग्जाम्पल आप नाम सुनते रहते होंगे, उड़ीसा का, बंगाल का, है ना। तो ये सब कुछ स्टेट हैं जो कि समुद्र के बगल में पड़ता है, तो यहाँ पे साइक्लोन भी खूब आता है, नुकसान भी खूब होता है, ठीक ना। आगे, द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम। मतलब पानी में हवा चलने के वजह से पानी में जो वेव उठता है, जो लहर उठता है, वो बहुत ही खतरनाक लहर होता है। इतना खतरनाक लहर होता है कि उसके चपेट में यदि कोई इंसान आ गया, इंसान क्या, उसके चपेट में यदि कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी आ जाता है तो वो बिल्डिंग को भी पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, गिरा देता है वो पूरा का पूरा। तो आदमी फिर क्या ही चीज़ है उसमें। मतलब उस पानी में आदमी इस तरीके से बहता है जैसे गंगा जी में, नदी में आप एक छोटे से मेढक को तैरते हुए देखते होंगे। समझ रहे हो यार ये बात। मतलब इंसान उस प्रकार के साइक्लोन को कंट्रोल कभी कर ही नहीं पाता है। हम लोग बस क्या कर सकते हैं, हम लोग बस क्या कर सकते हैं, हम लोग बस अपने तरफ से बचने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। आगे, द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। मतलब ये जो हमारा पानी का लहर उठता है समुद्र में, वो 3 मीटर से लेकर 12 मीटर तक के हाइट तक जा सकता है। और 12 मीटर तक का हाइट का मतलब हो गया लगभग 2 मंजिला बिल्डिंग, थोड़ा उससे भी बड़ा। मतलब 2 मंजिला बिल्डिंग, 3 मंजिला बिल्डिंग जो आप देखते हैं, इतने बड़े बड़े लहर उठते हैं समुद्र में जब हवा चलता है बहुत तेजी से। सोचो, मतलब 2 मंजिला बिल्डिंग, 3 मंजिला बिल्डिंग, जितना पानी में लहर उठ रहा है। तो सोचो जब वो पानी जमीन के बगल में आएगा, समुद्र के जो इलाके होते हैं बगल में, उस जगह पे जब आएगा तो सोचो वहां पे क्या नुकसान वो पहुंचाएगा। बहुत ही ज्यादा नुकसान वो पहुंचाता है। आगे, इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। ऐसा लगता है देखने में जैसे पानी का बहुत बड़ा दीवार चलता हुआ जमीन की ओर आ रहा है, समुद्र के किनारे की ओर आ रहा है। समझ रही है बात। एकदम लगता है कि पानी का एक बहुत बड़ा दीवार जो है वो बहते 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 समुद्र के बगल में आ रहा है। आगे, इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल।
और इस प्रकार का पानी, समुद्र का पानी जब जमीन पे आता है, उस वाले जमीन पे खास करके जो समुद्र के बगल में है, तो उन सारे जमीन के ऊपर जितने भी मिट्टी वगैरह होता है, सारे मिट्टी को बहा के पानी अपने साथ लेके चला जाता है। मतलब उस मिट्टी का पूरा जो उपजाऊपन है, मतलब जो फर्टिलिटी, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो क्या बताओ, आप उस प्रकार के जमीन पे अच्छी तरीके से खेती कर पाओगे? फिर नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि भाई 3 मंजिला तो मंजिला जितना बिल्डिंग, जितना ऊंचा पानी का बवंडर आ रहा है, और वो जिस भी जमीन से पास करेगा, और वैसी बात है सारे उस जमीन के मिट्टी को बहा के लेके अपने साथ वो चला जाएगा। तो उस प्रकार का जमीन जो है वो खेती के लायक फिर बचता ही नहीं है। आगे, साइक्लोन कैन डैमेज, साइक्लोन किसको किसको डैमेज कर सकता है? हाउस, मान लो कोई घर है या फिर कोई गांव है या फिर कोई शहर है जो समुद्र के बगल में पड़ता है, तो आप ये मान के चलो कि यदि वहां पे साइक्लोन आया तो आधा से ज़्यादा शहर जो है वो तबाह हो जाएगा। तो शहरों में जितने भी घर होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। टेलीफोन का जो पूरा लाइन होता है, पूरा टेलीफोन का जो सिस्टम होता है वो खत्म हो जाएगा। एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, या फिर मतलब जो बातचीत करने का जो जरिया होता है, सभी के सिग्नल कट जाते हैं, पोल गिर जाते हैं, बिजली में मतलब इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये सब समस्या देखने को मिलता है। ट्रीज यानी कि बड़े लेवल पे पेड़ पौधे गिर जाते हैं, बह जाते हैं एक तरीके से, एटसेट्रा, कॉजिंग ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मतलब लाइफ का भी यानी कि जान का भी और प्रॉपर्टी का भी बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब जमीन हमारा पूरा बर्बाद हो जाएगा, गाड़ी बह जाएगा, है ना, जानवर बह जाएंगे, ये सब तो है ही उसमें। और लोगों का जो जान जाएगा वो तो अलग है, खैर, ठीक है ना। मतलब लोगों के जान भी बड़े लेवल पे जाएंगे और लोगों के संपत्ति को भी नुकसान बड़े लेवल पे पहुंचता है। अब इसी में आप पढ़ोगे टॉर्नेडो क्या होता है। देखो टॉर्नेडो क्या होता है, अ टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। टॉर्नेडो बेसिकली क्या होता है, अच्छा आपने वो देखा हो कभी, वो देखा आपने चक्री, जब आंधी तूफान आता है तो गोल गोल चक्री जो घूमता है, वो उसी को हम लोग कहते हैं टॉर्नेडो। मतलब जब भी आंधी तूफान आता है, बवंडर एक तरीके से इसको हम लोग कहते हैं, जब भी आंधी तूफान आता है तब देखना जो हवा है ना, आंधी तूफान जब आएगा तो हवा गोल 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 घूमना स्टार्ट करता है और वो एक बवंडर बन जाता है। और ये कहाँ से आता है? ऊपर आसमान से ही आता है, नीचे नीचे क्रिएट नहीं होता है, वो ऊपर से आसमान से ही नीचे आता है, हवा घूमते घूमते गोल गोल। और उस गोल हवा के चक्कर में, उस बवंडर के चक्कर में कुछ भी आ जाता है तो वो भी गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है। यानी कि कोई हल्का चीज़ है तो वो भी उसमें गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है। आप देखोगे धूल मिट्टी सब गोल गोल घूम रहा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं टॉर्नेडो। ठीक है, वो डार्क फनल शेप का होता है, फनल शेप का मतलब हो गया वो गोल टाइप। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक, ज़्यादातर जो टॉर्नेडो होता है वो वीक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये नुकसान तो नहीं पहुंचाता। लेकिन यदि यही बवंडर, यही टॉर्नेडो बहुत खतरनाक हुआ तो फिर बड़े लेवल पे नुकसान भी पहुंचाता है हम लोगों को। A violent tornado can travel at speeds of about 300 किलोमीटर पर आवर। सोचो, यानी कि एक खतरनाक टॉर्नेडो जो हो सकता है, एक खतरनाक टॉर्नेडो इतना खतरनाक हो सकता है कि उसके जो मूवमेंट का रफ्तार है, यानी कि वो जो आगे बढ़ेगा, उसके आगे बढ़ने का रफ्तार 300 किलोमीटर पर आवर तक भी हो सकता है। मतलब कि 1 घंटे में वो 300 किलोमीटर तक भी वो बवंडर ट्रैवल कर सकता है। ये साफ दिखा रहा है कि ज़्यादातर टॉर्नेडो बहुत हल्का होता है, छोटा होता है, जल्दी वो खत्म भी हो जाता है। लेकिन कुछ टॉर्नेडो इतने खतरनाक भी हो सकते हैं, बवंडर इतना खतरनाक भी हो सकता है कि वो 1 घंटे में 300 किलोमीटर तक ट्रैवल कर जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि बहुत तेजी में वो रफ्तार में भागेगा और उसके चपेट में जो आएगा सब बर्बाद हो जाएगा। तो क्या टॉर्नेडो भी समझ में आ गया आपको? तो इसी के अंदर हम लोग को टॉर्नेडो भी पढ़ना था, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। अब भाई आप बचने के लिए क्या कर सकते हो, इसको हम लोग करते हैं अपने अगले वाले क्लास में। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको। तो बचने के लिए हम लोग साइक्लोन से, टॉर्नेडो से, थंडर स्टॉर्म से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग अपने अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। हम लोगों ने अपने चैप्टर के अंदर थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा, साइक्लोन के बारे में पढ़ा, टॉर्नेडो के बारे में पढ़ा, अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा अपने इस चैप्टर में। और हमने ये भी देखा कि एक थंडरस्टॉर्म कितना खतरनाक हो सकता है, एक साइक्लोन कितना खतरनाक हो सकता है, एक टॉर्नेडो कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं।
लेकिन फिर सवाल है कि सर इन सभी से बचने का क्या उपाय है, क्या इनसे बचने का कोई तरीका नहीं हो सकता है? हाँ तरीका है, बिल्कुल तरीका है। तो उसी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स क्या लिखा हुआ देखो, अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, यानी कि साइक्लोन कब होने वाला है, किस पार्ट में होने वाला है, इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, पहले से एक फोरकास्ट होना चाहिए। फोरकास्ट का मतलब होता है सिंपल सा कि साइक्लोन किधर होगा, कब होगा, है ना, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसका जानकारी पहले ही हमको न्यूज़ के माध्यम से मिल जाना चाहिए। और वार्निंग सर्विस का मतलब हो गया कि टोर्नेडो होने वाला है या फिर साइक्लोन आने वाला है, इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को पहले से ही मिल जाना चाहिए। और अधिकतर टाइम आज आप देखोगे कि किसी भी प्रकार का दुविधा आने वाला होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन मौसम विभाग हम लोगों को पहले ही दे देता है कि नहीं। मतलब अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले उड़ीसा के तरफ बहुत ही भयंकर तरीके से साइक्लोन आया था। तो 2 दिन पहले से ही गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को बता रही थी कि जितने भी लोग उड़ीसा में समुद्र के बगल में रहते हैं वो सारे के सारे लोग इलाके को क्या कर दे, खाली कर दे, क्योंकि साइक्लोन वगैरह आ सकता है। और आया भी था, नुकसान भी पहुँचाया था, लेकिन लोगों को पहले बता दिया गया तभी तो लोगों को नुकसान नहीं हुआ। यदि नहीं बताया जाता तो सोचो आप कितने बड़े लेवल पे लोगों को अपने जान गंवाने पड़ते। तो इस चीज़ों को लेकर एक वार्निंग सर्विस हम लोग को पहले मिल जाए, मतलब वार्निंग पहले मिल जाए, समाचार वगैरह पहले मिल जाए कि क्या प्रकार का समस्या आने वाला है। ये होता भी है हमारे पास, मतलब आज हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाता है। आगे, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, सीव्स एंड टू द जनरल पब्लिक। मतलब जिस भी प्रकार के लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है साइक्लोन टोर्नेडो वगैरह से, उन प्रकार के लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म करो। जैसे पोर्ट्स, जो बंदरगाह होते हैं, वो बंदरगाह यानी कि जो जहाँ पे बड़े बड़े शिप आके लगते हैं वो कहाँ पे होते हैं, समुद्र में होते हैं। तो वहाँ पे लोगों को पहले बता दो कि भाई 2 दिन के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ा साइक्लोन आने वाला है, तो कोई भी आदमी पोर्ट पे मत आना। उसी प्रकार से फिशरमैन, कोई आदमी यदि समुद्र के बीच में जाके मछली मार रहा होगा, पकड़ रहा होगा, तो उसको पहले बता दो कि 2 दिन तक कोई भी समुद्र में नहीं जाना अपने बोट को लेकर मछली पकड़ने के लिए। उसी प्रकार से सीप्स हो गया, या फिर जो जनरल पब्लिक है, जो आसपास में लोग रहते हैं, उन सभी को बता देना चाहिए कि भाई साइक्लोन आने वाला है, किसी प्रकार का तुम लोग समुद्र में काम मत करो, यहाँ से कुछ दिन के लिए चले जाओ, फिर वापस आ जाना जब टोर्नेडो वगैरह खत्म हो जाएगा तो। और इस चीज़ को करना चाहिए, और आज हमारा गवर्नमेंट इसको करता भी है। इसीलिए आप देखोगे कि बारिश होने वाला है कि नहीं, आंधी तूफान आने वाला है कि नहीं, इसका खबर हम लोग को पहले ही पता चल जाता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। मतलब जहाँ पे साइक्लोन सबसे ज़्यादा आता है उस प्रकार के जगह में क्या बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, साइक्लोन शेल्टर बनाना चाहिए। मतलब जो लोग उस जगह को छोड़ के जाएंगे भाई, उसको आप कहीं तो रखोगे ना, तो उसके लिए क्या बना देना चाहिए, साइक्लोन शेल्टर बना देना चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि जो लोग बचने के लिए समुद्र के बगल में जो रहते हैं वो लोग बचने के लिए वहाँ से भागेंगे, लेकिन वो लोग भाग के रहेंगे कहाँ पे, उसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, साइक्लोन शेल्टर बना देना चाहिए। मतलब रहने के लिए एक टेम्पोररी घर बना देना चाहिए कि जब तक साइक्लोन खत्म नहीं होता तब तक तुम यहाँ पे रहो और तुम्हारा खाना पीना सब गवर्नमेंट देगी। और ऐसा होता भी है आज इंडिया में, ठीक ना। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपने तरफ से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके, गाड़ी का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी उस प्रकार के लोगों को वहां से हटा देना चाहिए। क्यों जल्दी हटाना चाहिए, क्योंकि जल्दी नहीं हटेगा तो हो सकता है कि बवंडर जल्दी आ जाए, साइक्लोन जल्दी आ जाए और उसको अपना जान गंवाना पड़ जाए। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से हेलीकॉप्टर का, बोट का या फिर गाड़ी का इस्तेमाल करके लोगों को वहां से जल्दी से हटा देना चाहिए। भाई तुम लोग जल्दी यहाँ से भागो क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है। और इस मायने में गवर्नमेंट हमारा ठीक काम करती है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट को गलत बोलना बिल्कुल गलत होगा, गवर्नमेंट सही काम करती है इस मायने में। इसीलिए कभी आप देखो साइक्लोन वगैरह जब भी आता है किसी भी जगह पे, तो गवर्नमेंट पहले ही लोगों को बता देती है, और गवर्नमेंट भी काम करती है, अपना गाड़ी से खाना पीना पहुँचाएगी उन लोगों को, है ना, एक सेफ प्लेस पे पहुँचाएगी, गवर्नमेंट करती है ये सब चीज़। इसी के अंदर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक का नाम है एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल। यानी कि
क्या कर सकते हैं लोग, देखते हैं। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मतलब होता है मौसम विभाग, जो कि आपका मौसम बताने का काम करता है। मतलब मान लीजिए यदि कोई किसी जगह पे साइक्लोन वगैरह आने वाला है और मौसम विभाग ने टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में पहले ही बता दिया और छाप दिया है कि भाई साइक्लोन इस जगह पे आने वाला है, 4-5 दिन तक कोई भी आदमी उधर मत जाना, तो हमको क्या करना चाहिए, उसके इस मैसेज को इग्नोर करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। इग्नोर करोगे तो आपका जान चला जाएगा ना। तो इसके बातों को हम लोग को ध्यान में देना चाहिए। आगे, वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिप द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एटसेट्रा टू सेफर प्लेस। हम लोगों को अपने तरफ से क्या करना चाहिए, अपने घर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, पैसे हैं, जेवर है या फिर कोई जानवर है, गाड़ी है, तो उसको जल्दी से जल्दी एक साफ और एक सेफ प्लेस पे पहुंचा देना चाहिए। गवर्नमेंट तो अपने तरफ से काम करेगी, लेकिन आप भी तो कुछ करो अपने तरफ से। गवर्नमेंट सब कुछ कैसे करेगी भाई? तो आपके घर में यदि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पेपर है, जानवर है, गाड़ी है, कुछ भी है, तो उसको जल्दी से जल्दी आप वहां से निकाल के एक सेफ प्लेस पे लेके चले जाओ। ये इंसान को करना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि हम ऐसा क्यों करें। भाई नहीं करोगे तो आपका जान चला जाएगा ना, है कि नहीं? तो ये करना चाहिए हम लोग को। आगे, वी शुड अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर बिकॉज फ्लड्स मे हैव डैमेज्ड द रोड्स। जैसे मान लीजिए सड़क है और सड़क के बगल में समुद्र है, और ऐसा कई सारे हैं हमारे इंडिया में है जगह ऐसा। जैसे आप कोई भी स्टेट उठा के देख लो जो समुद्र के बगल में है, वो टूरिस्ट प्लेस के तौर पर ज़्यादा जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल केरला, तमिलनाडु, मुंबई, गोवा, उड़ीसा, बंगाल, है ना। तो ये सब टूरिस्ट प्लेस के तौर पर ज़्यादा जाना जाता है, और यहाँ पे ज़्यादातर आप देखोगे रोड बने हुए हैं समुद्र के बगल में। लोग क्या करते हैं, वहाँ पे गाड़ी लगाते हैं और समुद्र को देखते हैं। तो उस टाइम पे जब साइक्लोन वगैरह आने वाला हो, उस टाइम पे आपको समुद्र के बगल में गाड़ी वगैरह भी नहीं चलाना है। चलाना तो दूर, आपको जाना भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो रोड है समुद्र के बगल में, क्या पता कब क्या हो जाए, है ना। तो वो सब चीज़ हम लोग को नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं कर सकते हम लोग, वी शुड कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर। मतलब कि हॉस्पिटल का, पुलिस का, फायर ब्रिगेड यानी कि जो आग बुझाने वाली होती है लोग, उन सभी का आपके पास इमरजेंसी नंबर हमेशा होना चाहिए, ताकि कुछ भी हो तो आप उसको कॉल कर सको, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ है जो कि हम लोग अपने तरफ से कर सकते हैं। आगे, सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया। और मान लो गलती से आप वैसे जगह पे पकड़ा गए जहाँ पे साइक्लोन आ चुका है, या फिर जहाँ पे साइक्लोन ज़्यादातर टाइम आता है उसी जगह पे आप रहते हो। कहने का मतलब है बेसिकली आप समुद्र के बगल में रहते हो, तो और मान लो साइक्लोन आ गया तो फिर आप क्या कर सकते हो, समझ रही है बात? देखते हैं क्या कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि मान लो कि आप किसी जगह पे हो और साइक्लोन आ गया, तब उस समय पे हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन अपना सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो देखा जाए। पहला चीज, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। सबसे पहली बात, यदि आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे साइक्लोन ज़्यादातर आता ही रहता है, या फिर मान लो आ भी गया, तो उस टाइम पे आपको वो पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है जो पानी आप नॉर्मली पीते हो। आपको क्या करना है, अपने घर में साफ पानी रखना है, क्योंकि नॉर्मल पानी जो आप पीते हो सकता है कि वो साइक्लोन आने की वजह से उस पानी में गंदा वाला पानी भी घुस गया हो, है कि नहीं। आंधी तूफान आने की वजह से हो सकता है उसमें धूल मिट्टी चला गया हो। तो सबसे पहला काम, यदि आप साइक्लोन वाले इलाके में रहते हो जहाँ पे साइक्लोन बहुत ज़्यादा आता है, या फिर साइक्लोन मान लो वहाँ पे आ भी गया, तो सबसे पहला काम हमको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, वो पानी जो पानी हम लोग नॉर्मली पीते हैं, क्योंकि वो पानी क्या हो सकता है उस टाइम पे, गंदा हो सकता है। तो आपको करना क्या है, साफ पानी पीना है, बिल्कुल अच्छा पानी आपको अपने पास रखना है इमरजेंसी के लिए, ठीक है। अगला, डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स। अब साइक्लोन जब आता है तो पोल वगैरह गिर जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो आपको किसी भी प्रकार से गीला स्विच या फिर पावर लाइन जो गिर जाता है, बेसिक तार वगैरह जो गिर जाता है, उसको टच वगैरह नहीं करना है। कहने का मतलब है कि बिजली का कुछ भी सामान आपको छूना तक भी नहीं है, ठीक है। आगे, डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन।
लोगों को क्या दिखता है, अरे अच्छा हवा चल रहा है कि नहीं, मौसम सुहाना लग रहा है, चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि साइक्लोन का टाइम है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मौज मस्ती करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलना है आपको। आगे, डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। अब जो बचाने वाले लोग आते हैं आपको उनसे अलग अलग प्रकार का डिमांड नहीं करना है। बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, बहुत लोग उसी को सुनाने लगते हैं चार बात कि आप इतना लेट से क्यों आए, आप फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं, ये वो अल्लाह फल्ला ये सब बताने लगते हैं। मतलब जो आदमी आपका जान बचाने के लिए आता है उस टाइम पे, उसको आपको थैंक यू करना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या, उसी को सुनाने लगते हैं, है कि नहीं। तो वो नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपको बचाने वाले लोग आएंगे, रेस्क्यू टीम जो आता है, उसके साथ आपको अच्छा व्यवहार रखना है और वो जो बोले आपको बस चुपचाप करते जाना है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ना इस चीज़ का। आगे, और अलग अलग प्रकार का डिमांड नहीं करना है। बहुत लोग डिमांड क्या करने लगते हैं कि हमको इधर पहुंचा दो, हमको उधर पहुंचा दो, मेरा बच्चा इधर है, वो है। भाई उसको काम करने दो, उसको सही तरीके से पता है कैसे करना है कि नहीं। आगे, कॉपरेट एंड हेल्प आवर नाइबर्स एंड फ्रेंड्स। और हमारे घर के आसपास जो दोस्त हैं, पड़ोसी है, जो भी है, अपनों के साथ साथ उनका भी मदद करना है। भाई हाथ बटाओगे तभी तो सब कोई जिंदा बच पाओगे, नहीं तो फिर खत्म, है कि नहीं। तो ये सब कुछ तरीके हैं जो कि यदि हम लोग साइक्लोन के टाइम पे करें तो फिर हम लोगों का जान जो है वो बच सकता है। आगे हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक का नाम है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड। मतलब कुछ हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके अपने आप को साइक्लोन से बचा सकते हैं। क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, देखा जाए। दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे साइक्लोन वगैरह आता है, इसके बावजूद हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है। बताओ क्यों। मतलब आज से यदि 100 साल पहले हम लोग चले जाएं, तो आज से 100 साल पहले यदि टॉर्नेडो आता, साइक्लोन आता, कुछ भी आता, तो हम लोगों को पहले से एहसास नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास उतना खतरनाक प्रकार का टेक्नोलॉजी नहीं था। साइक्लोन आया, लोगों को नुकसान पहुंचाया, जान वान चला गया, साइक्लोन फिर दोबारा वापस खत्म हो गया, ऐसे होता था। लेकिन आज हम लोगों को कम से कम नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ होने वाला है खतरनाक चीज, उसका हमको पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाता है। टीवी में चल जाता है, रेडियो में चल जाता है, न्यूज़पेपर में छाप दे जाते हैं कि 2 दिन के बाद इस वाले जगह पे साइक्लोन आने वाले हैं, तो वहां पे कोई भी मत जाना। तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी होने की वजह से हम लोग क्या हो चुके हैं, ज़्यादा सेफ हो गए हैं। ठीक है, आगे, थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच is issued 48 hours in advance of any expected storm and a cyclone warning is issued 24 hours in advance। मतलब सैटेलाइट के वजह से, रडार के वजह से कहीं पे भी कुछ यदि घटना घटने वाला होता है, तो इसका जानकारी हम लोगों को पहले ही 24 नहीं तो फिर 48 घंटे पहले ही हम लोग को उसका जानकारी मिल जाता है, ताकि हम लोग अपने आप को क्या कर सके, 24-48 घंटे में अपने आप को प्रिपेयर कर सके, अपने आप को बचा सके, दूर जगह पे चले जाएंगे, है कि नहीं। तो ये आज इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज हमारे पास एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कई बार तो 48 आवर्स पहले ही हमको जानकारी मिल जाता है, कई बार 24 आवर्स, कई बार 24, कई बार 48 आवर्स पहले ही जानकारी हम लोग को मिल जाता है कि साइक्लोन या फिर स्टॉर्म वगैरह आने वाला है। इससे हम लोग अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरीके से बचा पाते हैं। The message is broadcast every hour or half hour when a cyclone is nearer the coast। मतलब इस प्रकार का जो जानकारी है वो हर वक्त टीवी पे दिखाया जाता है, दिखाते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी जगह को क्या कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए, क्योंकि साइक्लोन 2-3 घंटे के अंदर आने वाला है। इससे लोग अपने आप को बचा पाते हैं ज़्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि यदि आप पहले बता दोगे तो लोगों के पास मौका मिल जाएगा अपने आप को प्रिपेयर करने का, अपने आप को बचा के रखने का। आगे, सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। तो हमारे इंडिया में कई सारे नेशनल और ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारे इंटरनेशनल, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस प्रकार के चीज़ों को मॉनिटर करती है
देखते रहती है कि साइक्लोन किधर आने वाला है और वहाँ के लोगों को जल्दी से जल्दी बचा लिया जाता है। कई बार इसीलिए आप देखते होंगे किसी जगह पे बाढ़ आता है, कहीं पे साइक्लोन आता है, तो सरकार अपने हेलीकॉप्टर से लोगों को बचा लेती है कि नहीं? अपने बोट से, अपने गाड़ी से सरकार बचाती है। रेस्क्यू टीम इसके लिए काम करती है, लेकिन काम तो करती है ना। तो ये चीज़ हो गया हमारा, ठीक ना। तो ये कहने का मतलब है कि आज कितना ही खतरनाक टोर्नेडो आ जाए, बारिश हो जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, नुकसान आज भी होगा, लेकिन आज नुकसान क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा नुकसान हमारा, क्योंकि पहले हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, अपने आप को बचाने का मौका मिल जाता है हमको, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। अब बताइए चैप्टर में कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? चलिए बहुत अच्छा। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर इस चैप्टर में कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। यहीं पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।